हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार और केमिस्ट्री एजुकेटर। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त बिंदास झकास होंगे और इस लेक्चर का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कराने वाला हूं बहुत ही कम समय में, और आप पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएंगे क्लास 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हमारे पास 2 चैप्टर है, डीएनए ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं डीएनए ब्लॉक एलिमेंट से। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। लेकिन कैसे, किस टाइप के डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। जहां पर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल पाया जाए, ठीक है। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल का मतलब है कि आपका जो डी में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होना चाहिए। अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया तो मतलब कंप्लीटली फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है। तो अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखता है आइदर इन ग्राउंड स्टेट और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसे आप ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, राइट। अब हमारे पास सारे डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, एक्सेप्ट ZnCdHg। जान CD देख रही होगी। ZnCdHg आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। बाकी सब ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, याद रखिएगा। क्यों नहीं होता है? Zn की बात करिएगा तो यहाँ 4s2 3d10 होता है, जो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल यहाँ पर है। लेकिन अगर Zn+2 भी करते, देखिए आपको सिर्फ ग्राउंड स्टेट नहीं देखना है, एक्साइटेड स्टेट में भी ले जाके देखना है। तो Zn+2 में भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो 3d10 ही है। अब एक बच्चा सोचता है कि कॉपर में भी 3d10 है, तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। लेकिन कॉपर ग्राउंड स्टेट में तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन कॉपर 2+ में जाने पर ये 3d9 हो जाता है और उसकी वजह से इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो जाता है। इसलिए कॉपर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, ZnCdHg नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉपर AgAu को हम लोग क्वाइनस मेटल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? क्वाइनस मेटल कहा जाता है। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। और देयर आर 4 सीरीज इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में 4 सीरीज होता है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। 3D सीरीज की शुरुआत हो जाती है स्कैंडियम से जिंक, और 4D सीरीज वाइटियम से CD, और 5D सीरीज La से। LS आपका यहाँ पे 57 होता है। उसके बाद डेक 72 आता है। इसी के बीच में आपके लेंथ एंड वाइड रहते हैं, जो आपके 58 से 71 तक रहते हैं। और ये 6D सीरीज है, जो आपका AC 89 है, और 90 से लेकर 103 तक आपका ए ब्लॉक का एलिमेंट एक्टिन वाइड यहीं पर आता है। और उसके बाद 104 से लेकर 112 तक, ये आपके 4 हमारे पास डी ब्लॉक की सीरीज आ गई। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, विजेंद्र सर केमिस्ट्री के नाम से। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे विजेंद्र सर केमिस्ट्री, तो आपको ये मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल भी बने हुए हैं, उनको पहचानने का तरीका क्या है कि जो ऑफिशियल है उस पर लगभग 22,000 के आसपास, 21-22,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं। तो आप इस वाले टेलीग्राम को ज्वाइन करके ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। PKT फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद करने की ट्रिक है। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको याद हो ही गया होगा, बट फिर भी आपको यहाँ पे नोट्स में दे रहे हैं। ये नोट्स कहाँ मिल जाएगा? ये नोट्स मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, विजेंद्र सर केमिस्ट्री। आप लोग सर्च कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। चलिए तो देखिएगा ट्रिक क्या है। सुनो तुम ब्याह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो तुम ब्याह कर लो मुझसे, ब्याह मतलब शादी, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। अब देखना, यार जरूरी नहीं मोहब्बत तुझे रुलाती रहे, यार जरूरी नहीं मोहब्बत तुझे रुलाती रहे, पढ़ेगा अगर केमिस्ट्री। ठीक है, आगे देखिएगा, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। इस तरह से करके आप इनको पूरी तरह से याद कर लेंगे। याद नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, बहुत सारे सवाल बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। जेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? आप पहले स्कैंडियम का देखिए तो लिखना बहुत आसान होता है। स्कैंडियम के पहले का इनर्ट गैस होता है आर्गन, तो आर्गन प्लस 4s2 हो गया 18 2 20, 20 और 1 21। ठीक है, 20 और 1 21, राइट। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया? 20 और 1 21। तो उसी तरह से यहाँ 22 है तो 4s2 3d2, 23 है तो 4s2 3d3, 24 है 4s1 3d5। एक्सेप्शनल केस है CR वाला, क्योंकि ये हाफ फील्ड में ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये यहाँ पर 4s2 3d4 ना होके 4s1 3d5 होता है। आगे देखिएगा, मैग्नीज 25 है तो 4s2 3d5, ये 26 है तो 4s2 3d6, 6 है तो 6 है, 5 है तो 5 है, 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, 27 है तो 4s2 3d7, 28 है 4s2 3d8, 8 है तो 8 है, 7 है तो 7 है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कॉपर है तो 4s1 3d10 होता है, और जिंक का 4s2 3d10 होता है। तो अगर आप इसका देखना चाहेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर 4 को n रख दीजिए, तो 4
को n रखेंगे तो ns1 से 2 s1 से 2 जा रहा है, और अगर 4 को n रख रहे हैं तो 3 क्या होगा n-1 d1 से 10। ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्सेप्शनल केस की बात करिएगा तो एक कॉपर है जो यहाँ पे 4s1 3d5 होता है, सॉरी क्रोमियम है, एक कॉपर है 4s1 3d10 वाला, और एक pd होता है जहां पर 5s0 4d10 होता है। आपसे पूछा भी जाता है किस एलिमेंट में s में 0 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो 5d होता है। और अगर एक बीकेटी देखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आती है तो मैं हमेशा कहता हूं मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकाला डाला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लास्ट सेल या आउटर मोस्ट सेल से निकाला जाता है। जैसे आयरन का 4s2 3d6 है, आयरन 2+ का निकालना होगा तो लास्ट क्या है 1 2 3 4, 4 इज द लास्ट, तो 4 से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4s0 3d6 आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा Fe+2 का। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन हमेशा 4s से निकाला जाता है, 3d से नहीं निकाला जाता है। जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे लेकिन पहले 4s से निकाला जाता है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर थोड़ा सा अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी बता दिया कि स्कैंडियम का आप देखेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सिंगल, आपकी तरह सिंगल, अखंड सिंगल। तो ये देखिएगा 4s2 3d1 होता है तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखने को मिला। टाइटेनियम में आपके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, वेनेडियम में 1 2 3 आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसी तरह से क्रोमियम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टोटल 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि ये 4s1 3d5 है तो 1 2 3 4 5 6 हो जाता है। आगे बढ़िएगा तो आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा गया मैग्नीज का 5 होता है, ठीक है, क्योंकि ये तो पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, 1 2 3 4 5, और आयरन का 1 2 3 4 आपके पास यहाँ पर अनपेयर्ड दिख रहा है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। कोबाल्ट का देखेंगे तो 1 2 3 आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और निकल का 1 और 1 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कॉपर का देखेंगे तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4s वाला होता है, जिंक में आपका 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमारे पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल होते हैं, तो मेटल की सारी प्रॉपर्टीज को ये रखते हैं। जैसे इनके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिबिलिटी, मेलेबिलिटी पाया जाता है, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें पाया जाता है, ट्रांजिशन मेटल आर वेरी हार्ड एंड लो वोलाटिलिटी होता है। एक्सेप्शन है ZnCdHg जो हार्ड नहीं होता है, उसका कारण अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगला चीज है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस होता है, आप देखेंगे यहाँ पर सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। अब इस इलेक्ट्रॉन पे 2 टाइप का फोर्स लगता है, इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन अंदर की तरफ खींचता है और अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भेजते हैं, मतलब 2 फोर्स लग रहा है, एक अंदर बुला रहा है, एक बाहर भेज रहा है, एक अंदर बुला रहा है, एक बाहर भेज रहा है, अंदर बुला रहा है, बाहर भेज रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों लग रहा है, दोनों में कौन डोमिनेट कर रहा है। तो ऐसा देखा जाता है कि जब आप स्कैंडियम से मैग्नीज में जाते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होती है। अट्रैक्टिव ज्यादा, इलेक्ट्रॉन पास आएगा, रेडियस घटेगा, इसीलिए रेडियस डिक्रीज करता है टिल मैग्नीज। लेकिन जैसे आप आयरन में जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखता है 4s2 3d6, तो यहां पर सबसे पहले आपको डी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो पहले रिपल्सिव फोर्स कम था, अब बढ़ना स्टार्ट होगा तो पहले बराबर होगा। तो आयरन से लेकर निकल तक आपका अट्रैक्टिव बराबर रिपल्सिव होता है, तो रेडियस कांस्टेंट रहता है। भाई धक्का देने वाला और खींचने वाला दोनों फोर्स बराबर है, एकदम जहां इलेक्ट्रॉन था वही है, रेडियस में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही कॉपर पे जाएंगे तो कॉपर में 3d10 होता है, सभी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स पे, तो रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। तो रेडियस पहले डिक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज करता है, ये रेडियस का ऑर्डर है। स्वाहा। आगे बढ़ते हैं, अब लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान दीजिएगा। लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट सुनिए, ये जो आपको घेर के बताया गया है इन सब का रेडियस बराबर होता है। ये कौन सा है? ये आपका 3D सीरीज है, दिस इज योर 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज। तो लिखा गया है कि रेडियस ऑफ 4D सीरीज बराबर 5D सीरीज। 4D और 5D का रेडियस बराबर होता है, मतलब जेडर का रेडियस HF के बराबर, NV का TA, MO का W, TC का RE, RU का OS, RH का IR, PD का PT, AG का U, CD का CG के बराबर होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें आप रेडियस का ऑर्डर बताइए, तो सबसे बड़ा LA होता है, देन Y, देन SC, नीचे आने पर रेडियस इंक्रीज करता है। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपने देखा कि जेडर का रेडियस HF के बराबर है, अगर इस पे +4 चार्ज भी ला जाए, सेम चार्ज आ जाए, तब भी इनका रेडियस बराबर ही होता है, और साथ ही साथ इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। याद रखिएगा डेंसिटी इंक्रीज करता है अप टू कॉपर, कॉपर तक इंक्रीज करता है, पूरा ऑर्डर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। डेंसिटी इन ग्रुप में जाते हैं तो डेंसिटी आपका इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि मास बढ़ता है और रेडियस तो बराबर ही रहता है, इसीलिए 5D का डेंसिटी 4D से बहुत ज्यादा होता है देन 3D। इस ऑर्डर को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर के। जो मेटल हमारे डी ब्लॉक है सब मेटल होते हैं, तो इनमें मेटेलिक कैरेक्टर पाया जाता है। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है, देखिए मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है कि एक एलिमेंट ने, एक मेटल ने कितना इलेक्ट्रॉन अपने सॉलिड क्रिस्टल लैटिस में रिलीज किया है। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो हमारे मेटल में, डी ब्लॉक के मेटल में ये चीज गवर्न होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। अब देखिएगा कि
किसी का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। मेटेलिक कैरेक्टर को पहले थोड़ा समझिए। कोई भी मेटल होता है ना, तो मेटल क्या करता है, मेटल जैसे कि मान लीजिए जिंक है या कोई और है, लेट से मैग्नीज है, तो ये कुछ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या हो गया, Mn+2 बन गया। अब ये Mn+2 और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लगता है और वही फोर्स को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ये फोर्स जितना स्ट्रांग होगा मेटल उतना स्ट्रांग होगा। मेटल को हीट करिएगा जल्दी पिघलेगा नहीं, मेटल को दबाइएगा दबेगा नहीं, मेटल हार्ड होगा। मतलब मेटल का हार्डनेस, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट सब किस पर डिपेंड करता है, इस मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के। सो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। सो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा और अच्छे से हम लोग समझते हैं तो हमें पता चल चुका है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो स्कैंडियम से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें 1 होता है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, ठीक है। और यहां पर देखिएगा तो अब घटेगा, तो ये बढ़ता है कहां तक, ये इंक्रीज होता है क्रोमियम तक, उसके बाद डिक्रीज करता है। तो जो ग्राफ आना चाहिए, कैसा ग्राफ आना चाहिए था कि पहले ये बढ़ना चाहिए था फिर घट जाना चाहिए था। क्रोमियम का मैक्सिमम होना चाहिए था क्योंकि क्रोमियम का मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो इस ग्राफ में थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। ये ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है क्रोमियम पे, ठीक है, और फिर स्मूथली ऐसे नहीं घट रहा है, ये ऐसे नहीं घट रहा, ध्यान दीजिएगा। ये बढ़ रहा है और यहाँ पर डिप देखने को मिल रहा है। मैग्नीज का यहाँ होना चाहिए था बट ये डिप देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि मैग्नीज में आप देखेंगे 4s2 3d5 है, हाफ फील्ड है तो स्टेबल है, तो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता है कहां पे, सॉलिड क्रिस्टल लैटिस में, तो इसीलिए इसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड से कम हो जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। अब है इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि मेटल को, सॉलिड मेटल को हीट करके गैसीय स्टेट में ले जाते हैं। मतलब जब आप इसको हीट करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी देखेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी देखेंगे, क्योंकि पहले लिक्विड में जाएगा फिर गैस में जाएगा। तो यानी इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे। तो इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिंक का इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होता है। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होता है। इस तरह से करके आप आंसर देंगे। यही कारण है कि Hg आपका लिक्विड है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे इस ग्राफ को, तो ये ग्राफ भी जस्ट सिमिलर है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाले ग्राफ से, लेकिन ये बिल्कुल सेम नहीं होगा क्योंकि ये दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पे भी बॉइलिंग पॉइंट पे भी। और ये ग्राफ तो सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट का। इस ग्राफ में एक और चीज आपको बताएंगे कि जिस तरह से Mn में डीप देखने को मिल रहा है, Tc में भी देखने को मिल रहा है। और एक और चीज देखिएगा कि जैसे हम 3D 4D 5D में जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जैसे नीचे जा रहे हैं आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, उसी तरह से इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी 3D का सबसे कम होगा, देन 4D और देन 5D। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयोनाइज्ड एनर्जी की। तो आयोनाइज्ड एनर्जी में बस आप ऑर्डर याद रखेंगे, ये ऑर्डर है, देखिएगा, जान फिर कोई नहीं, जान फिर कोई नहीं, मैं तुझे रुला भी नहीं सकता, ऐसे करके आप इसे याद कर लेंगे। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है। आगे बढ़ते हैं और इसमें एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, एंथैल्पी आयोनाइजेशन एनर्जी में एक चीज और याद रखेंगे कि ZnCdHg में आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर Cd और Hg में लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों लगता है Hg में, क्योंकि Hg के पहले F के 14 इलेक्ट्रॉन आ चुके रहते हैं, तो F का सील्डिंग पुअर होता है, तो पुअर सील्डिंग की वजह से लेस रिपल्सन होता है, मोर अट्रैक्शन होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होंगे, तो उसको निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। इसीलिए आपके इसमें अगर ऑर्डर पूछ दे तो आपका Hg का सबसे ज्यादा होता है, देन आपका Zn, देन Cg ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बारी है। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो मैक्सिमम OS होता है ये बराबर होता है ग्रुप नंबर के, किसके, ग्रुप नंबर के अप टू मैग्नीज तक ग्रुप नंबर के बराबर होता है। जैसे स्कैंडियम का ग्रुप नंबर 3 है तो मैक्सिमम 3 है, इसका मैक्सिमम 4 है, इसका मैक्सिमम 5 है, इसका मैक्सिमम 6 है, इसका मैक्सिमम 7 है, बट दिस इज वैलिड ओनली अप टू मैग्नीज, ये सिर्फ मैग्नीज तक ही वैलिड है। तो आप देखेंगे 3 4 5 6 7 ये आपके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। एक और तरीका है कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इसका, तो इसका क्या आता है स्कैंडियम का 4s2 3d1, आप S और D के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए, आप S और D के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 3 यहां जोड़िएगा, 4 यहां जोड़िएगा, 5 यहां जोड़िएगा, 6 यहां जोड़िएगा, 7, इस तरह से करके भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा कि इन सब में आप देखेंगे कि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख रहा है, लेकिन ऐसे दो एलिमेंट है जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर रहा है, एक आपका स्कैंडियम है और एक आपका जिंक है। स्कैंडियम सिर्फ +3 शो कर रहा है और जिंक सिर्फ +2 शो कर रहा है। तो सब के सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम एंड जिंक, सब के सब +2 शो करते हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम आपका +2 नहीं शो करता है, क्योंकि +2 शो करेगा 3d1 आएगा, तो 3d1 से इलेक्ट्रॉन निकल के तुरंत आर्गन बन जाएगा जो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए 3d1 में स्टेबल ये नहीं होता है, तुरंत आर्गन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए +2 शो नहीं करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमियम का +6 क्यों स्टेबल है, क्योंकि अगर आप
इस सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिएगा तो ये इनर्ट गैस बन जाएगा। तो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो 4 तरीके से चेक की जाती है। पहला कि वो इनर्ट गैस हो, दूसरा हाफ फिल्ड हो, तीसरा फुल्ली फिल्ड हो, चौथा T2G हाफ फिल्ड हो, यानी कि या तो D5 हो, D10 हो या D3 हो। तो इन सभी में जो ये वाले आपको दिख रहे हैं ये मैक्सिमम वाले, ये क्यों स्टेबल है? बिकॉज ऑफ इनर्ट गैस। अब एक क्रोमियम में देखेंगे तो क्रोमियम में +3 भी स्टेबल है, +6 भी स्टेबल है। इस चीज को समझिए। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, T2G और EG। तो T2G में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखिए यहाँ पे, तो अगर T2G के हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए, 3D3 का कॉन्सेप्ट आ जाए, तो इसको बोलते हैं T2G हाफ फील्ड। T2G हाफ फील्ड क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए क्रोमियम +3 में आपका होता है 4s0 3d3 और इसीलिए आपका इसका क्रोमियम का +3 स्टेबल होता है। मैग्नीज का +2 क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि ये 4s2 3d5 होता है। आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 4s0 3d5 हो जाएगा। 4s0 3d5 का मतलब कि हाफ फील्ड का मतलब स्टेबल। तो इस तरह से करके आप इसको देख सकते हैं। यहां पर मैग्नीज वाला भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरन +2 और +3 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो +2 की बात करेंगे तो +2 में आपका 4s0 3d6 होता है, लेकिन +3 में 4s0 3d5 होता है। तो 3d5 वाला हाफ फील्ड है, इसलिए +3 आपका ज्यादा स्टेबल है +2 से। क्रोमियम वाले में बच्चे कंफ्यूज मत होना, क्रोमियम वाले में आपको यही ध्यान देना है कि ये यहां पर 3d3 है और 3d3 का मतलब है T2G हाफ फील्ड का मतलब स्टेबल। इसलिए क्रोमियम आपका +3 में भी स्टेबल होता है और +6 में भी होता है, मैग्नीज 2 में भी होता है, 7 में भी होता है। आगे बढ़ते हैं और एक और चीज ध्यान रखिएगा यहां पर कि भैया ये CrMOW इसमें +3 भी स्टेबल था, +6 भी था। तो जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी स्टेबिलिटी नीचे जाने पर इंक्रीज करती है और +3 की डिक्रीज करती है। इसको बोल सकते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको बोल सकते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई 6 हाई है 3 लो है, तो आप यहां पर देख सकते हैं इस चीज को कि नीचे जाने पर +6 का स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है और +3 का डिक्रीज कर रहा है। इसलिए Cr+3 ज्यादा स्टेबल होगा Cr+6 से, यानी अगर Cr+6 में रहेगा तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका यहां पर रिडक्शन हो गया और रिडक्शन जिसका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए K2Cr2O7 +6 में होने की वजह से एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर मैं बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स अपलोड करता हूं। इस क्लास का भी नोट्स यहां पर आपको मिल जाएगा और रिएक्शन का भी एक वीडियो आया था, उसका भी नोट्स आपको यहां पर मिल जाएगा। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, विजय सर केमिस्ट्री सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल भी बने हुए हैं। जिस टेलीग्राम चैनल पे 21-22 हजार आपको सब्सक्राइबर दिखेगा, उसी टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के। अगला टॉपिक है हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये आपको दी जाती है नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब समझिएगा नो। नेगेटिव का मतलब है नो। यहां पर नेगेटिव का मतलब क्या दिया हुआ? नो। मतलब क्या है इसका मतलब? पहले आप समझिए, M2+ से M0 +2 से 0 में जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ये नेगेटिव का क्या मतलब है कि ये रिडक्शन नहीं होने देना चाहता है। नेगेटिव का मतलब है दिस मींस दैट आयन इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर रिडक्शन, ये रिडक्शन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। पॉजिटिव का मतलब है आयंस इज इंटरेस्टेड फॉर रिडक्शन। तो मैं इसको हमेशा बोलता हूं कि अगर ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब नहीं जाना चाहता है। नहीं जाना चाहता है, कहां नहीं जाना चाहता है? +2 से 0 में नहीं जाना चाहता है। पॉजिटिव का मतलब जाना चाहता है, +2 से 0 में जाना चाहता है। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं अगर ये अनस्टेबल है तो इधर जाएगा, मतलब ये इधर जाना चाहता है, तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। आगे देखिएगा, इसको समझते हैं। तो आप अगर ये सभी एलिमेंट का अगर आप ये ग्राफ देखेंगे, डेटा देखेंगे, तो सबका ही ई नॉट वैल्यू आपका नेगेटिव आता है, लेकिन कॉपर का पॉजिटिव आता है। तो इस चीज को समझना पड़ता है कि कॉपर का पॉजिटिव होने का रीजन क्या है, कॉपर का पॉजिटिव क्यों है। तो उसको देखिएगा, यहां पर मैं आपको बताता हूं कॉपर का पॉजिटिव होने से क्या फर्क पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो कॉपर का पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? कॉपर का पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब है कि कॉपर +2 से 0 में जाना चाहता है। तो अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं HCl से, तो ये 0 से +2 में जाएगा अगर रिएक्शन होता है तो आप देखिए कॉपर क्या चाहता है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव है, ये 2 से 0 में जाना चाहता है, ये 0 में रहना चाहता है, आप इसको 0 से 2 में भेज रहे हैं। तो आप उल्टा काम कर रहे हैं। इसीलिए कॉपर आपका HCl से रिएक्शन करके H2 गैस नहीं देता है, बाकी सब दे देंगे, क्योंकि बाकी सबका नेगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है। अब इसमें समझने वाली बात है, अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, ठीक है, अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, ध्यान देंगे, तो इस ग्राफ में देखिएगा ये वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, लेकिन ये Mn है। Mn में आपको डिप देखने को मिल रहा है। ये डिप क्यों है इसको समझना है। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि ई नॉट Mn का +2 से Mn नेगेटिव है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब नो, मतलब Mn+2 से Mn में नहीं जाना चाहता है। आपको यही सोचना क्यों नहीं जाना चाहता है, क्योंकि Mn+2 में 3d5 होता है, ये हाफ फील्ड होता है, इसीलिए Mn 0 में नहीं जाना चाहता है। सेम इज द केस विथ Zn। Zn का देखिए कॉपर का पॉजिटिव है, तो Zn का यहां होना चाहिए था,
पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन Zn का निगेटिव क्यों? निगेटिव का मतलब नो, मतलब Zn+2 में ही रहना चाहता है, Zn में नहीं जाना चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि ये फुलफिल्ड है तो स्टेबल है, तो क्यों जाएगा? ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना होता है, इस चीज को आपको आंसर करना होता है। आगे देखिएगा, यही वैल्यू दिया जा रहा है E0 M3+ से 2+, तो स्कैंडियम का बहुत ज्यादा निगेटिव होता है, तो Mn यहां पे देखिएगा E0 स्कैंडियम 3 से 2 क्या है? निगेटिव है। निगेटिव का मतलब है नो, मतलब ये 3 से 2 में नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि 3 में ये नोबल गैस है, 4s0 3d0 है, लेकिन जब 2 में जाएगा तो 4s0 3d1 हो जाएगा, तो ये 3d1 में क्यों जाएगा? ये तो नोबल गैस में रहना चाहेगा ना, इसीलिए इसका वैल्यू बहुत ज्यादा निगेटिव है। आगे देखिएगा कि Mn का पॉजिटिव क्यों है? पॉजिटिव का मतलब होता है यस, मतलब ये 3 से 2 में जाना चाहता है। तो 3 से 2 में क्यों जाना चाहता है? क्योंकि 2 में ये हाफ फिल्ड है, 3 में यहां पर देखेंगे तो 3d4 है, इसीलिए जाना चाहता है तो पॉजिटिव है। यहां पर देखिए Zn का भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि Zn 3+ में नहीं रहना चाहता है, +2 में रहना चाहता है, क्योंकि 2+ में इसका 3d10 है, यहां पर 3d9 है, इसलिए 3 से 2 में चला जाता है और इसीलिए इसका पॉजिटिव है। स्वाहा। आगे देखिएगा, यहाँ पे अगला है स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की आप बात करेंगे तो आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में किसके साथ कंपाउंड बनाते हैं, ये आपको देखना है। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं। किसके साथ? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, तो बॉन्ड की जो इंथैल्पी होती है, एनर्जी होती है, वो ज्यादा होती है। और ऑक्सीजन के साथ क्यों बनाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के बॉन्ड को स्टेबलाइज करता है, मल्टीपल बॉन्ड बना के बॉन्ड को स्टेबलाइज करता है। इन दोनों बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि Mn अब यहां पर वेनेडियम +5 शो कर रहा है लेकिन सिर्फ फ्लोरीन के साथ, क्रोमियम +6 शो कर रहा है लेकिन सिर्फ फ्लोरीन के साथ, लेकिन मैग्नीज +7 नहीं शो करता है। बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये F और F आपस में ही रिपल्सन करने लग जाते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग आ जाता है, स्टेरिक रिपल्सन आ जाता है, इसीलिए MnF7 स्टेबल नहीं होता है। लेकिन हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज MnO3F, ये स्टेबल होता है। यहां भी +7 है, यहां भी +7 है, लेकिन ये +7 फ्लोरीन के साथ नहीं शो करता, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ आने से डबल बॉन्ड बन जाता है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और चारों तरफ में 4 ही एटम है तो स्टेरिक क्राउडिंग भी नहीं होता है, आपस में रिपल्सन भी नहीं होता है, इसीलिए MnO3F आपका एग्जिस्ट करता है लेकिन MnF7 नहीं करता है। अब एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर की बात करेंगे तो F2 आपका सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, देन Cl2, देन Br2, देन I2। तो एक रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं कि जब कॉपर +2 का I- से रिएक्शन कराते हैं तो ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है? यहाँ कॉपर 2+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, I- को I2 में भेज देता है और कॉपर 2+ खुद कन्वर्ट हो जाता है कॉपर +1 में। तो ये रिएक्शन डायरेक्ट याद रखिएगा, कॉपर 2+ प्लस I- से बनता है Cu2I2 + I2। लेकिन यही चीज आप देखेंगे जब आप यही रिएक्शन करवाएंगे फ्लोरीन के साथ तो ऐसा नहीं होगा। आप अगर यहां पर F- लेंगे तो इसमें चिपका चिपके रिएक्शन हो जाता है और CuF2 बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि CuF2 एग्जिस्ट करेगा, CuCl2 करेगा, CuBr2 करेगा, लेकिन CuI2 नहीं करेगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ भाई? यहां पर भी कॉपर 2+ F- को F2 में क्यों नहीं भेजा? क्योंकि F2 सबका बाप है और कोई बाप को पैदा नहीं कर सकता है। ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खराब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए कॉपर 2+ I2 बना लेता है लेकिन F2Cl2 Br2 नहीं बना पाता है और वही कारण है कि ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं और CuF2 बना लेते हैं। तो CuF2 CuCl2 CuBr2 एग्जिस्ट करता है लेकिन CuI2 नहीं करता है। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे स्टेबिलिटी बिटवीन कॉपर 2+ कॉपर 1 तो कॉपर +2 में 3d9 होता है, कॉपर +1 में 3d10 होता है। आप खुल के बोलेंगे कि भैया 3d10 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉपर +2 का चार्ज ज्यादा होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है। हाइड्रेशन एनर्जी मतलब पानी में डालने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, राइट है। तो इसीलिए कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल होता है कॉपर +1 से। तो कहीं भी आप एक्वस सोल्यूशन में पानी में कॉपर +1 को डालेंगे तो कॉपर +1 कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर 0 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर एक ही स्पेसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी का रिडक्शन भी हो रहा है। जब एक ही का ऑक्सीडेशन हो, उसी का रिडक्शन हो, तो उसे आप कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डीपीपी रिएक्शन। तो कॉपर +1 हमेशा कन्वर्ट हो जाता है कॉपर +2 और कॉपर 0 में, और इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। ये ऑक्साइड से आप देखेंगे कि Mn2O7 बनता है, लेकिन हमने क्या देखा था कि MnF7 नहीं बनता है। मतलब मैग्नीज +7 फ्लोरीन के साथ नहीं शो करता लेकिन ऑक्सीजन के साथ करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम 3 टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ते हैं। एक जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है उसे डायमैग्नेटिक कहते हैं, एक अट्रैक्ट करता है उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं, जो जोर से अट्रैक्ट करता है उसे फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 0 होता है तो डायमैग्नेटिक कहते हैं, नॉट इक्वल टू 0 होता है तो पैरामैग्नेटिक कहते हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है म्यू, जिसका जो फॉर्मूला क्या है, √(n × n
प्लस 2 BM, बोर मैग्नेट्रॉन इसका यूनिट होता है, जहां n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर n म्यू की वैल्यू 1 होती है, सॉरी n की वैल्यू 1 है तो म्यू की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, BKT है। n की वैल्यू 2 है तो म्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग, 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग। ये BKT लगाएंगे, आपका सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कलर्ड कंपाउंड का। ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला था, आप इसको लगा देंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप देख भी सकते हैं कि अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2 है तो 2.8 आ रहा है, 3 है तो 3.8, 4 है तो 4.9, 5 है तो 5.9 आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेनेडियम प्लस 2 का आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो आपका आएगा 3d3, 3d3 में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो वहां से आप n की वैल्यू पुट करके म्यू निकाल देंगे। अब कलर्ड कंपाउंड्स में हम लोग यहाँ पे ये चीज भी पढ़ते हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 0 है तो कंपाउंड कलरलेस होगा, नॉट इक्वल टू 0 है तो कलर्ड होगा। और ये कुछ कलर आपको याद रखने होते हैं। वेरी ब्यूटीफुल पिंक गर्ल, पिंकी जी बहुत क्यूट है, ये कैसे बना याद रखिएगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कलर यहाँ पर बताया जा रहा है। वेनेडियम +2 से स्टार्ट होगा, जिंक +2 तक खत्म होगा, स्कैंडियम +3 से स्टार्ट होकर मैग्नीज +3 नहीं, यहाँ पे आयरन भी है। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे तो दिखेगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आयरन +3 तक ये जाता है। और ट्रिक बन गया क्यूट पर्पल गर्ल बिन्नी वेरी यंग। इस तरह से करके सारे कलर आप याद कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर दो एग्जांपल है KMnO4 और K2Cr2O7 का। अगर आप KMnO4 को देखेंगे तो यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, तो Mn+7 में 4s0 3d0 है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, कलरलेस होना चाहिए था, लेकिन कलर्ड होता है, कलर इसका पर्पल होता है। सेम इज द केस विथ आपका Cr+6 यहाँ पर आता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 0 आता है, तो ये भी कलरलेस होना चाहिए था, लेकिन इसका भी कलर ऑरेंज होता है। तो ये कलर देखने को मिलता है चार्ज ट्रांसफर की वजह से। अगर आप MnO4- का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। तो जो निगेटिव चार्ज है ये कभी Mn के पास रहता है, कभी ऑक्सीजन के पास, तो इसका निगेटिव चार्ज का ट्रांसफर होते रहता है। उससे क्या होगा कि Mn+7 के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो Mn+6 में कन्वर्ट हो जाएगा, और Mn+6 होता है 4s0 3d1, और 3d1 में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कलर देखने को मिलेगा। तो ये चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता तो कलर नहीं दिखता। कलर दिखने का रीजन है चार्ज ट्रांसफर। इन दोनों ही कंपाउंड में कलर दिखता है चार्ज ट्रांसफर की वजह से। याद रखिएगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होने के बाद भी कलर देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये तो पूरा चैप्टर ही है जो आपको इसी लेक्चर में मिल जाएगा। आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनका साइज छोटा होता है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो उस ऑर्बिटल में लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डाल सकता है और बॉन्ड बना सकता है। और हाई आयनिक चार्ज का भी कॉन्सेप्ट है, हाई आयनिक चार्ज भी होता है। अब देखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो एग्जाम में सवाल पूछा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं? दो रीजन है। पहला कि ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दूसरा कि ये कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी इसमें पाया जाता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। जैसे एक रिएक्शन हो रहा है I-+, ये आपका पेरोक्सो डाइसल्फेट है H2O2-। H2O2- एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखिएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट I- को ऑक्सीडाइज करके I2 बना देगा, माइनस से 0 में चला जाएगा। आपको BKT दूंगा अभी इसके लिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन अपने आप हो रहा था, लेकिन इसमें आयरन 3+ आ गया। अब आयरन 3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि आयरन का दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ध्यान में रखना होता है, +2 और +3। अब ये जो +3 होता है +2 में जाता है, तो +3 से 2 में जाएगा, इसका रिडक्शन होगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या करेगा, I- को I2 में भेज देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा Fe+2 में। अब ये Fe+2 बन गया तो रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। तो अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा SO4 में। तो आप देखें और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe+3 में। यहां आयरन आया और रिएक्शन को आसान बनाया, I- से I2 बनाया और पेरोक्सो डाइसल्फेट से SO4 बना। ये रिएक्शन अपने आप भी हो जाता, लेकिन ये आपका आयरन आके रिएक्शन को आसान बना दिया। यही कैटलिस्ट का काम होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है जो जिनको आपको डायरेक्ट याद रख लेना है कि कांटेक्ट प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है B2O5। और कांटेक्ट प्रोसेस में होता क्या है, H2SO4 बनाया जाता है। कांटेक्ट प्रोसेस में क्या होता है, SO2SO3 में कन्वर्ट होता है, जिसमें पानी डाल के H2SO4 बनाया जाता है। हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनाया जाता है और कैटलिस्ट होता है Fe2O3 Al2O3 K2O। ओसवाल प्रोसेस में NH3 बनाया जाता है, ठीक है, सॉरी ओसवाल प्रोसेस में HNO3 बनाया जाता है, ठीक है। क्या बनाया जाता है, HNO3 बनाया जाता है। और इसमें कैटलिस्ट हो जाता है PTRH। देखिए जिगलर नट्टा कैटलिस्ट होता है TiCl4 और आपका ये इथाइल है, 3 इथाइल लगा रहेगा Al पे, तो इससे होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन। और हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन में NiPD कैटलिस्ट यूज होता है। और विल्किंसन कैटलिस्ट होता है RaCl + PPH3 ट्राइफेनाइलफॉस्फीन, जो एक लिगेंड भी है, अगले चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सारे आप कैटलिस्ट याद रखेंगे तो डायरेक्टली आपका सवाल बन जाएगा। चाहे आप नीट का भी एग्जाम देते हैं वहां पर भी एक सवाल इससे पूछा गया, डायरेक्ट पूछेगा कि कांटेक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो V2O5। हैबर प्रोसेस में कौन सा यूज होता है, तो HNO3। ओसवाल प्रोसेस में PTRH। क्या बनता है, HNO3। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट क्या होता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन में यूज होता है। इस तरह से करके आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में क्या होता है कि ये मेटल का सॉलिड स्ट्रक्चर, इसमें कुछ खाली जगह होता है। इस खाली जगह में स्मॉल एटम लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जाके फंस जाता है। तो जब खाली जगह में छोटे छोटे एटम जाके फंस जाते हैं, जैसे टाइटेनियम में हाइड्रोजन फंस जाता है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है। ये आपका TiH1.7, ये नॉन स्टोकेमेट्रिक होता है, तो इससे बनता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब ध्यान दीजिए, जो खाली जगह था उसमें भी जाके कुछ भर गया, तो खाली जगह में कुछ भर गया, उसको दबाइएगा तो
नहीं दबेगा क्योंकि ये हार्ड हो चुका है। तो इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड होता है दे आर वेरी हार्ड, ठीक है। जो पेरेंट एटम होते हैं उनसे ज्यादा हार्ड होते हैं। पहले आप मेल्ट कर रहे थे तो आपको सिर्फ मेल्टिंग करना पड़ रहा था टाइटेनियम का, अब उसमें कार्बन घुस गया तो अब कार्बन को भी मेल्ट करना पड़ रहा है, तो अब दो को मेल्ट करना पड़ रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी यहां पर बढ़ जाता है। तो दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव वेरी हार्ड एंड सम बोराइंस अप्रोचेज डायमंड। कुछ आपके ऐसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड है जिनकी जो हार्डनेस होती है डायमंड की जैसे होती है। अब जो मेटल होता है ये कंडक्टिविटी शो करता है, कौन सी कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। तो आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड रिटेन करते हैं मेटेलिक कंडक्टिविटी को, और ये खुद रिएक्शन कर चुके होते हैं, टाइटेनियम कार्बन से रिएक्शन कर चुका होता है, तो केमिकली इनॉट बन जाते हैं। चारों पॉइंट याद रखेंगे कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल, दे आर वेरी हार्ड, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी एंड दे आर केमिकली इनॉट। ये चारों ही पॉइंट है, चारों पॉइंट ही आते हैं आपके एग्जाम में। अलॉय फॉर्मेशन बहुत इजी होता है। देखिए अलॉय कैसे बनता है, दो आप मेटल लीजिए या एक मेटल नॉन मेटल लीजिए, दोनों को हीट करिए, पिघल जाएगा, मिला दीजिए, ठंडा कर दिए, अलॉय बन जाएगा। लेकिन अलॉय बनने का कंडीशन है कि जिसका आप अलॉय बना रहे हैं उनका रेडियस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 15% का डिफरेंस होना चाहिए। तो हमारे डी ब्लॉक में हमने देखा है कि बहुत सारे एलिमेंट का रेडियस बिल्कुल सेम होता है, जैसे फीकोनी का रेडियस सेम होता है, बाकी के रेडियस में भी बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत सारे आपके अलॉय बनाते हैं। फेमस है ब्रास और ब्रोंज। ब्रास होता है कॉपर और जिंक का, और ब्रोंज होता है कॉपर और टीन का, और जर्मन सिल्वर आप लोग कमेंट करके बताइएगा किससे मिलकर बना होता है। अगला है हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल हैं ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एमओ ऑक्साइड बनाते हैं। एमओ ऑक्साइड में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, तो स्कैंडियम एमओ ऑक्साइड नहीं बनाता है क्योंकि स्कैंडियम +2 नहीं शो करता है। और जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते हैं आपका कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर कम होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, इसलिए Mn2O7 आपका कोवैलेंट ग्रीन वाइल होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक आपको चीज बता रहे हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होता है ये अगर 1 to 3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहे तो बेसिक होता है, और अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा। और इलेक्ट्रॉन लेता कौन है, एसिड या बेस। एसिड इलेक्ट्रॉन लेता है क्योंकि एसिड H+ देता है, जो H+ देगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा। इसीलिए मेटल ऑक्साइड अगर +5, 6, 7 में रहता है तो एसिडिक होता है, +4 में रहता है तो एम्फोटेरिक होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है V2O4 जो बेसिक होता है +4 में रहने के बावजूद भी, ठीक है। चलिए तो वही चीज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले एक एम्फोटेरिक का ट्रिक देख लीजिए। BK-T4 एम्फोटेरिक क्या होता है, जनाबे अली पंजाबी गाना सुनाकर ऐश्वर्या सबिता को इंप्रेस करेंगे। कितना गाना गाएंगे, 3335 गाना। क्या मतलब है, जैसे Zn पे कुछ नहीं लिखा, Zn के साथ कोई भी ऑक्सीजन दिखे वो एम्फोटेरिक है, तो Zn एम्फोटेरिक है, BO एम्फोटेरिक है, L2O3 एम्फोटेरिक है, PbO एम्फोटेरिक है, Ga2O3 एम्फोटेरिक है, SnSO2 एम्फोटेरिक है। देखिए यहाँ पर Cr2O3 एम्फोटेरिक होगा, लेकिन CrO3 नहीं होगा क्योंकि कह रहा है कि Cr+3 में ही एम्फोटेरिक होता है। CrO3 तो एसिडिक हो जाएगा, +6 में चला गया। H2O3 एम्फोटेरिक होगा, नीट में पूछ चुका है, सब आ चुका है, जेई में भी आ चुका है, बोर्ड में भी आ चुका है। Sb2O3 आपका Sb2O3 +3 में एम्फोटेरिक होगा, V2O5 +5 में, इसलिए एम्फोटेरिक होगा। इस तरह से करके, और ये आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है कि V2O3 +3 में है तो बेसिक होगा। मेटल 1 to 3 में बेसिक होता है, ये +4 में होने के बाद भी बेसिक होगा, हालांकि मेटल +4 में एम्फोटेरिक होता है। V2O5 +5 में है, BKT में है, इसलिए एम्फोटेरिक होगा। ये CrO +2 में है तो बेसिक में होगा, +3 में जाएगा तो एम्फोटेरिक होगा, +6 में एसिडिक होगा। MnO +2 में रहेगा तो बेसिक, +4 में रहेगा तो एम्फोटेरिक, और +7 में जाएगा तो आपका एसिडिक हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी कंपाउंड्स की बात करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पोटेशियम क्रोमेट्स एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4। ये लास्ट टॉपिक है आपके डी ब्लॉक का, उसके बाद हम लोग ए ब्लॉक करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, एक हमारे पास होता है क्रोमेट होता है CrO4-2, एक होता है हमारे पास डाइक्रोमेट। तो डाई में आप ध्यान देंगे, डाई में 2 लगा रहेगा, जैसे K2Cr2O7 ये डाइक्रोमेट है, ये क्रोमेट है। क्रोमेट का H+ से रिएक्शन कराएंगे तो चिपका चिप की रिएक्शन हो जाएगा, -2 था 1+ था, HCrO4- बन जाएगा। अब 2 HCrO4- लीजिएगा तो H और H H2 हो जाएगा, Cr2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 8 हो जाएगा -2। अब इसको गर्म कर दीजिए। याद रखिएगा BKT कहता है, विजेंद्र कुमार ट्रिक कहता है कि जब भी आप गर्म करते हैं पानी निकालिए। क्या करिए, पानी निकालिए। तो यहां से पानी निकाला मतलब H2O निकाल दीजिए तो H2 गायब हो जाएगा, Cr2 बच जाएगा, ऑक्सीजन 8 था 1 निकल जाएगा तो 7 बच जाएगा, तो Cr2O7 बनके तैयार हो जाएगा। यही तो डाइक्रोमेट है। तो हम लोग क्रोमेट से डाइक्रोमेट बना सकते हैं। कैसे, एसिडिक मीडियम में डाल के हीट कर देंगे तो डाइक्रोमेट बन जाता है। तो अब अगर हमको बनाना है K2Cr2O7 तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे क्रोमियम के ओर के पास, और क्रोमियम का ओर होता है क्रोमाइट ओर। तो क्रोमाइट ओर में आप देखेंगे तो क्रोमाइट ओर ये है FeCr2O4, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं FeO.Cr2O3। तो यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, Fe का +2 है, Cr का +3 है। तो अब +3 को कहां भेजना है, क्रोमेट में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, +3 को 6 में भेजना है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना है, मतलब ऑक्सीडेशन करना है, उसके लिए कौन सा एजेंट चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम O2
Na2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, Na2CO3 का एक बस मीडियम ले लेंगे, तो ये क्या करेगा, आपके क्रोमाइट और को ऑक्सीडाइज करके एक सोडियम क्रोमेट बना देगा, और ये जो +2 था ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको भी कौन ऑक्सीडाइज करेगा, आपका O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। अब ये क्रोमेट बन चुका है, तो क्रोमेट का H+ से रिएक्शन कराइएगा, डाइक्रोमेट और वाटर बन जाएगा, और आपका Na2Cr2O7 बना, इसको KCl से रिएक्शन कराइए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और K2Cr2O7 बन के तैयार हो जाएगा। ये पूरा मेथड है। रिएक्शन की डिटेल जानकारी लेनी है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड हुआ इसी चैनल पे, उसको जरूर देखिएगा। इस वीडियो में तो हमारी कोशिश है कि कम समय में पूरा रिवीजन करा दे बिना कुछ छोड़े। एक बार फिर से बता रहे हैं कि FeOCr2O3 है, O2 से रिएक्शन करेगा, क्रोमेट बनेगा, क्रोमेट का H+ रिएक्शन करेगा, डाइक्रोमेट बनेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके रिएक्शंस की। ये तो वही चीजें लिखी हुई है, अब हम लोग इसके रिएक्शंस पे आगे बढ़ रहे हैं। तो रिएक्शन को ध्यान दीजिएगा, एक्शन ऑफ पीएच, तो क्रोमेट में H+ डालते हैं तो डाइक्रोमेट बनता है, तो डाइक्रोमेट में OH- डालेंगे तो क्रोमेट बनेगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये आपका जो K2Cr2O7 है एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि Cr+3 में ज्यादा स्टेबल होता है, तो Cr+6 से 3 में चला जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है, जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिएक्शन को देखने के लिए आपको BKT लगाना पड़ेगा। तो BKT आपको पता है कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाते हैं तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है, मतलब I- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट I2 बनेगा, Cl- ऑक्सीडाइजिंग Cl2 बनेगा, Br- ऑक्सीडाइजिंग Br2 बनेगा, S-2 S बनेगा। देखिए सब निगेटिव से जीरो, निगेटिव से जीरो, निगेटिव से जीरो, निगेटिव से जीरो में जा रहा है। अब रिएक्शन को देखिए, अगर एलिमेंट आपका डी ब्लॉक का है तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाने पर +1 से बढ़ता है, और अगर यानी Fe+2 कहां जाएगा 3 में, अगर एलिमेंट P ब्लॉक का है तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से बढ़ता है, Sn+2 चला जाता है Sn+4 में, इसी से आपका सारा रिएक्शन हो जाएगा। देखिए K2Cr2O7 I- I2 बनेगा। देखिए K2Cr2O7 Fe+2 है, किसका है, एलिमेंट किसका है, निगेटिव में नहीं है, पहले निगेटिव लगा लो, I- से I2, Cl- Cl2, H2S नहीं देखना, H2S में सल्फर -2 में तो सल्फर, ठीक है, तो ये निगेटिव वाला हो गया। अब देखो Fe+2 किसका, डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से बढ़ रहा है तो 2 से 3 हो जाएगा। Sn+2, Sn किसका, P ब्लॉक का, तो +2 से बढ़ेगा, 2 से 4 हो जाएगा। SO3 देखो, SO3 - 2 सल्फर है, सल्फर P ब्लॉक का है, +4 में तो 2 से बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा, SO4 बन जाएगा। NO2- है, +3 में है, ये किसका है, P ब्लॉक का है, तो 2 से बढ़ेगा, 3 से 5 हो जाएगा, NO3- में 5 हो जाएगा। SO2 है, +4 से +6 में आ जाएगा, और हर जगह ये जो Cr+6 है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr+3 में, तो सब जगह Cr+3 लिख देना। आगे बढ़ो, अब बात करते हैं KMnO4 का। तो जिस तरह से हमने देखा था कि हमने डाइक्रोमेट बनाने के लिए पहले क्रोमेट बनाया था, KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट +7 का आता है। जैसे ही +7 देखते हो पर लग जाता है तो इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो परमैंगनेट बनाने के पहले हम लोग मैग्नेट बनाते हैं। मैग्नेट क्या होता है, MnO4- होता है, +6 वाला होता है, तो +6 वाला बन जाएगा तो उससे +7 वाला बना देंगे ऑक्सीडाइज करके। तो यहाँ ध्यान दो, पहले हम लोग चलते हैं इसके ओर के पास, तेरियोर तेरियोर, तो ये MnO2 इसका ओर है जिसका नाम होता है पाइरोलुसाइट। यहाँ पर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आपको +4 को +6 में भेजना है, क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे। तो आप या तो O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दीजिए या KNO3 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दीजिए, तो ये +4 से +6 में चला जाएगा। अब यहाँ पर बेसिक मीडियम हम लोग क्यों लेते हैं बताते हैं, क्योंकि जैसे आप एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम लेंगे ये मैग्नेट खुद कन्वर्ट हो जाता है MnO4- में, पर मैग्नेट में और MnO2 में। तो देखिएगा 6 से 7 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और 6 से 4 में रहा तो रिडक्शन हो रहा है, तो ये एक DPP रिएक्शन होता है। हमें क्या, हमारा तो MnO4- बन के तैयार हो गया। तो बड़ा ही सिंपल मेथड है कि आप MnO2 को O2 से रिएक्शन कराइए, K2MnO4 बनेगा, मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट को H+ में डालिए, पर मैग्नेट बनेगा। अगला मेथड देखिएगा, अगला है कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड में भी जो पहला स्टेप होता है बिल्कुल सेम होता है कि पहले स्टेप में MnO2 लेंगे, उसका KNO3 या O2 से रिएक्शन कराएंगे तो MnO4- बनेगा, मैग्नेट आयन बनेगा। अब मैग्नेट आयन में आपने देखा था कि एसिडिक मीडियम डालने पर ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जा रहा था, DPP रिएक्शन कर ले रहा था और कन्वर्ट हो जा रहा था पर मैग्नेट और MnO2 में। तो MnO2 एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन रहा था जो हमें नहीं चाहिए, हमें रिएक्शन को एफिशिएंट बनाना है, कमर्शियलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक मीडियम लेंगे ताकि DPP ना हो और इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो +6 से डायरेक्टली +7 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका MnO4- बन के तैयार हो जाएगा। अगला लैब मेथड। लैब मेथड में हम Mn+2 लेते हैं और डायरेक्ट हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। आपको बताया भी था ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखिएगा S2O8- 2, तो इसको ऑक्सीडाइज करके +7 में भेज देता है और डायरेक्ट आपका MnO4- बन जाता है और ये खुद रिड्यूस होकर SO4 में चला जाता है। अब ये हीटिंग रिएक्शन है, हम KMnO4 को हीट कर रहे हैं, तो इट्स लाइक कि KMnO4 जिससे मिलकर बना है सब में टूट जाएगा। तो KMnO4 बनाने के लिए सबसे पहले आप किसके पास गए थे, MnO2 के पास, उसका रिएक्शन किससे कराते हैं, O2 से। तो MnO2 आपस में MnO2 और O2 रिएक्शन करके K2MnO4 बनाया था, तो आप इसको हीट करेंगे तो K2MnO4 MnO2 और O2 बन जाएगा। ये इसके स्ट्रक्चर को देखिएगा तो ये आपका स्ट्रक्चर है MnO4- का, तो 2 नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एक अनपेक्टोन है तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, MnO4- +7 है तो ये डायमैग्नेटिक होता है। दोनों ही टेट्राहेड्रल है, 4 बॉन्ड है, दोनों का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। और कलर की बात करिएगा तो ये ग्रीन कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, इसमें कलर आपको चार्ज ट्रांसफर की वजह से देखने को मिलता है।
अब इसके भी KMnO4 के रिएक्शंस आप देख लीजिए। तो KMnO4 भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तीनों ही मीडियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो आपका सबसे पहला रिएक्शन है, ये आपका ऑक्सलेट आयन होता है OX, ठीक है। तो अगर इसका रिएक्शन करेगा KMnO4 से, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है, ये इधर आता है, बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, तो CO2 बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखेंगे 5 ऑक्सलेट आयन लेंगे तो 10 CO2 आपका बन जाता है। अब रिएक्शन को यहां देखिए, I माइनस है एसिडिक मीडियम में, नेगेटिव से 0 I2 बन जाएगा, और एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस हमेशा 7 से 2 में जाता है। उसी तरह से Fe+2 मैंने आपको BKT दिया था, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा, तो 2 से क्या हो जाएगा, 3। ये जो एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है जस्ट लाइक K2Cr2O7 वाला, ये कोई डिफरेंस नहीं है, और ये खुद कहां चला जाएगा, +2 में चला जाएगा। आगे देखिएगा, ये देखिए ऑक्सलेट से क्या बन जाएगा, CO2, और ये खुद कहां चला जाएगा, Mn+2 में। ये देखिए H2S से S-2 है, नेगेटिव को कहां भेजेगा, 0 में, और खुद कहां चला जाएगा, +2 में, ठीक है। रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, इसका भी एक अलग से वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल गया, उसको आप देख लीजिएगा। रिएक्शन बैलेंस करने आपको आ जाएगा। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना, सब बताया गया है। वो वीडियो आपको इसी चैनल पे शॉर्ट्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, शॉर्ट्स में देखिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका SO3-2 है, +4 है, ये किसका है, P ब्लॉक का है, तो +4 से क्या जाएगा, +6 में चला जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये +3 है, +3 से कहां चला जाएगा, +5 में चला जाएगा, ठीक है। और ये खुद हर जगह Mn+2 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 में जा रहा है। अब बेसिक मीडियम में एक चीज ध्यान देना कि बेसिक मीडियम में I माइनस I2 में नहीं जाता है, IO3 माइनस में जाता है, चाहे बेसिक मीडियम लीजिए चाहे न्यूट्रल मीडियम लीजिए। और ये बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में MnO4 माइनस Mn+2 में नहीं जाएगा, MnO2 में जाता है। ये आपका थायोसल्फेट है, थायोसल्फेट का रिएक्शन कराएगा MnO4 से, सल्फेट बन जाएगा और खुद MnO2 में चला जाएगा। अगर आप Mn+2 लेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होकर MnO2 में जाएगा, और ये रिड्यूस होकर MnO2 में जाएगा, तो फाइनली आपका MnO2 बन जाएगा। अब हम लोग ए ब्लॉक की शुरुआत करने जा रहे हैं, डी ब्लॉक आपका खत्म हो गया। देखो एक बात ध्यान रखना कि ये वीडियो आपका पर्पस ही है इस वीडियो का कि हम इस पूरे दोनों चैप्टर को 1.5 से 2 घंटा में खत्म करें। तो यहाँ पर सिर्फ आपको रिवीजन हो सकता है आपका। अगर आपको बिल्कुल जीरो से नहीं आता है तो प्लीज आप विजेता का वीडियो जाके देखिए, या फिर जो अलग से वीडियोस डाला, जैसे रिएक्शन में किसी को दिक्कत आ रही है तो रिएक्शन का एक अलग से आधे घंटे का वीडियो डाला, आप उसको देखिए, तो वहां से आपको जीरो से पता चलेगा। ये वीडियो मोस्टली हम कह सकते हैं कि रिवीजन पर्पस के लिए, यहाँ से आपका परफेक्ट रिवीजन होगा, बिना कुछ छोड़े पूरा दोनों चैप्टर आपका 1.5 से 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। चलिए ए ब्लॉक एलिमेंट को पहले याद करते हैं। तो ए ब्लॉक के लिए ट्रिक बनाया गया है, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो, ऐसे करके याद कर लेंगे। ये देखिए THPA से बन गया थापा ने उस्मा को नापा, PU से प्योर अमेरिकन, कैमरा बेचा गया, कैलिफोर्निया ने आइंस्टीन के फॉर्म को मोदी नगर पर नंबर पर लगवाया। ऐसे करके आप इसको पूरा याद कर सकते हैं। पूरा याद हो गया है तो अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब हम लोग चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा लेंथ एंड वाइड है ये आपका 6 पीरियड में रहता है। तो सभी में आप 6s2 6s2 लिख दीजिए, 6s2 6s2 सब में लिख दीजिए पहले। फिर क्या करिए, BKT लगाइए। BKT क्या कहता है, अच्छा BKT की पहले एक और चीज लगाइए कि अगर ये 6s2 है तो इसमें एक कम करिए, 6 में कम करिए 5 आएगा तो 5d हो जाए, एक और कम करिए 4f आएगा, मतलब सभी में क्या कॉमन रहेगा, 6s2 5d 4f, तो सब में 5d 4f 5d 4f 5d 4f लिख दीजिए। आप BKT लगाइए। BKT क्या कहता है कि F में कहीं भी 2 और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। क्या करना है आपको, F में कहीं भी 2 और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, और F में 7 2 बार आएगा और 14 2 बार आएगा। 2 और 8 नहीं रहेगा, 7 2 बार आएगा और 14 2 बार आएगा। और 5D में 1 सिर्फ 3 ही जगह होगा, फर्स्ट लास्ट और गधा प्रसाद में। तो पहले F का लिखते हैं फिर D का बात करते हैं। तो F का क्या है, 2 और 8 नहीं होगा तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 नहीं आएगा तो डायरेक्ट 3 आएगा, 4 5 6 7 7 के बाद 8 नहीं आएगा, ट्रिक करा तो 7 2 बार आएगा, फिर 9 10 11 12 13 14 14। F को समझिए। अब D को लिखिए। D क्या कहता है, फर्स्ट लास्ट और गधा प्रसाद, फर्स्ट लास्ट और गधा प्रसाद, फर्स्ट लास्ट और गधा प्रसाद में D में 1 रहेगा। तो फर्स्ट में D में 1 आपका, ठीक है, लास्ट में D में 1 और गधा प्रसाद में D में 1, बाकी सभी जगह D में 0। बाकी आपको क्या ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, हाफ फिल फुल फिल और फर्स्ट लास्ट ज्यादा पूछा जाता है। तो फर्स्ट में आपका D में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, F में 1 रहेगा, और हाफ फील्ड आपका 2 जगह, एक गधा प्रसाद है और एक यूरोपियम है। यूरोपियम में D में 0 रहता है क्योंकि D में 1 तो 3 ही जगह रहता है, और फुलफिल्ड कहां पे है, YB और LU। इसको आप ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए एक्टिनवाइड में देखिएगा तो एक्टिनवाइड के लिए BKT क्या है, पहली बात कि जिस तरह से आपने लेंथेनवाइड में देखा कि सब जगह 6s2 कॉमन था, इसमें सब जगह 7s2 कॉमन रहेगा। तो 7s2 कॉमन है। अब 7s2 के बाद क्या आएगा, 7 से एक कम करिएगा 6d आएगा, एक और कम करिएगा 5f आएगा, आपने लिख दिया। अब BKT लगाइए। BKT क्या कहता है कि F में 158 नहीं होगा, 158 नहीं होगा, F में 7 2 बार आएगा, F में 14 2 बार आएगा। 158 नहीं होगा, F में 7 2 बार आएगा, 14 2 बार आएगा, तो 1 नहीं होगा तो 0 होगा। 0 के बाद डायरेक्ट क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं होगा, ट्रिक कहता है डायरेक्ट 6 आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं होगा, 2 बार 7 आएगा, और फिर 9 10 11 12 13 14 14 2 बार आ जाएगा।
अब ये हो गया। अब डी निकालने का एक तरीका है यहाँ पर। क्या तरीका है? आप रेफरेंस में 86 लीजिए, क्योंकि इसके जस्ट पहले का ई नॉट गैस आपका 86 वाला है। तो 86 में आप 2 जोड़िए तो क्या होगा 88, और 0 जोड़िए तो 88। तो 86 में आपने ई नॉट गैस में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एक 0 और डाल दिया, तो और कितना बच गया? टोटल 90 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आया 88, तो 90 माइनस 88 2 हो गया, तो 2 आ गया। फिर उसी तरह से 91 का निकालना है, तो आप ऐसे सोचिएगा 86 86 प्लस 2 88, और आपको डी का निकालना है तो एफ का जोड़िए। देखिए तो 86 प्लस 82 88, और 2 कितना होता है 90, और यहाँ क्या है 91, तो कितना बच गया 1, तो यहाँ आ गया। उसी तरह से 86 और 2 88, 88 और 3 91, यहाँ क्या है 92, तो डी में बना गया। उसी तरह से कोई और देखते हैं, इसको देखते हैं 86 86 को रेफरेंस लेना है, 86 2 88 और 7 95, यहाँ है 95, तो डी में 0 चला गया। इस तरह से करके आप डी के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये आपका यहां पर रहता है कौन सा लेंथ एंड वाइड, यहां पर एक्टिन वाइड, तो इसीलिए 6s2 इसमें कॉमन होगा, इसमें आपका 7s2 कॉमन होगा। अब हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका डिक्रीज करता है, लेकिन यूरोपियम का मैक्सिमम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लेकिन वहीं पे अगर Ln+3 की बात की जाएगी, +3 चार्ज अगर दे देंगे तो आपका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो इन सभी का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। ये सब +3 में रहना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी लालच आता है तो ये दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जाते हैं। जैसे ये +2 और +4 भी शो करते हैं। सीरियम +4 की जैसे आप बात करेंगे तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 6s2 5d1 4f1। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 6s0 5d0 4f0 हो जाएगा, तो ये ई नॉट गैस बन जाएगा। तो ई नॉट गैस बनेगा, इसीलिए सीरियम +4 शो करता है, लेकिन +4 में रहता नहीं है। ये +4 से 3 में चला जाता है, +4 से 3 में जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा, तो यहाँ पर इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। सीरियम +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसी साल जेई में क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं। +4 वाले कुछ और भी हैं। PrNdTbDy भी +4 शो करता है, बट सिर्फ ऑक्साइड के साथ। तो +4 शो करने वाले कितने हुए? एक तो सीरियम C हुआ, साथ में PrNdTbDy हुआ। उसी तरह से यूरोपियम +2 शो करता है, क्योंकि +2 में ये हाफ फिल्ड हो जाता है, लेकिन +2 में रहेगा नहीं। सबको अब कहां जाना है? सब +3 में जाएंगे, तो +2 से 3 में जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। उसी तरह से यूरोपियम +2 शो करता है, क्योंकि ये फुलफिल्ड होता है, F14 होता है, लेकिन ये रहेगा, सॉरी ये यूरोपियम नहीं है, ये YB+2 है। YB+2 शो करता है, क्योंकि ये F14 होता है, लेकिन ये इसमें रहेगा नहीं। ये क्या करेगा? YB+2 से कहां चला जाएगा? +3 में जाएगा, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन, तो ये भी क्या कहलाएगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। उसी तरह से Tb+4 आपका हाफ फिल्ड होता है, इसीलिए +4 शो करता है, लेकिन ये +4 में रहता नहीं, 3 में चला जाता है, तो 3 में गया तो इसका हुआ रिडक्शन, तो ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। सेम इज द केस विथ समेरियम। आपका समेरियम भी यूरोपियम की तरह +2 और +3 शो करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यूरोपियम +2 में स्टेबल क्यों है? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखेंगे, हाफ फील्ड है। आपसे पूछा जाएगा Tb+4 में स्टेबल क्यों है? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, देखिएगा हाफ फील्ड है। YB+2 में क्यों है? क्योंकि फुल फील्ड है। लेकिन ये YB+2 से 3 में जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। Tb+4 से 3 में जाएगा, सब 3 में जाएगा, ये सोचना है। 2 हुआ तो 3 में जाएगा, तो ऑक्सीडेशन होगा, तो कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। 4 होगा तो 3 में जाएगा, तो रिडक्शन हुआ, तो कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे आपको कर लेना है। ये आपका एक्टिनोइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो बहुत ही इजी है। आपको ध्यान देना है कि ये +3 से स्टार्ट करना है, AC को भी रखना है। तो 3 4 5 6 7 7 2 बार, फिर 6 होगा, फिर 4 4 2 बार, फिर सबका 3, ऐसे करके याद कर लेना है। अब देखिएगा इसके आगे ये यूरोपियम के बाद वाले जो एलिमेंट है, इनको यूरेनियम, इट्स यूरेनियम फ्लो में निकल गया। यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट है, इनको ट्रांस यूरेनियम कहा जाता है। जो यूरेनियम के बाद है, स्टार्टिंग फ्रॉम NP के आगे जितने भी एलिमेंट हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहलाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा सवाल आता है? आपसे पूछा जाता है कि यूरेनियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो 6 होता है। NP का क्या होता है? 7 होता है। PU का क्या होता है? 7 होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करिएगा, सब मेटल होते हैं, मेटल वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपका La+3 है या Lu+3 है, ये कोई कलर नहीं शो करते, लेकिन बाकी जो Ln+3 वाले हैं, सीरियम+3 एंड सो ऑन, ये सब कलर शो करते हैं। कलर शो करने का रीजन वही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो कलर नहीं शो करते। सेम इज द केस बट पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मिश मेटल होता है, एल्वाई होता है, ये मिलकर बनता है लैंथेनवाइड मेटल, जिसमें लैंथेनवाइड मेटल 95% पाया जाता है, आयरन 5% और ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्युमिनियम पाया जाता है। ये यूज होता है Mg बेस्ड एलॉय में तो प्रोड्यूस बुलेट सेल एंड लाइटर फिल्म से। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। अब कुछ रिएक्शन है, रिएक्शन बड़े ही आसान है। आपको अगर Ln का रिएक्शन कराना है O2 से, तो Ln का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3, ऑक्सीजन का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए Ln2O3 बन गया। आपको इसका रिएक्शन कराना है S से, तो Ln का 3, S का 2, तो Ln3S2 बन गया। आपको इसका रिएक्शन कराना है नाइट्रोजन से, तो Ln का 3, इसका भी 3 कॉमन ले लीजिए, LNN बन गया। बहुत आसान है। आपको रिएक्शन कराना है X से, तो X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसका 1 होता है, क्रॉस कर दीजिए, LNX3 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर इसका रिएक्शन कराना है वाटर से, वाटर छूट जाएगा H+OH- में।
तो OH माइनस का 1 हो गया, इसका 3 हो गया, एल OH होल थ्राइस बन गया। लेकिन आपका जो H प्लस है, ये एल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। H प्लस और इलेक्ट्रॉन मिलके हमेशा H2 गैस बनाता है, तो यहाँ पर H2 गैस भी बन जाएगा, ये भी एक बीकेटी है। ठीक है, उसी तरह से अगर आपका एल है और एसिड लगा देते हैं HCl, तो ये एल आपका इलेक्ट्रॉन देगा, Ln प्लस 3 और Cl माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन जो देगा तो 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके हमेशा H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो एसिड के साथ H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। याद करिए, कॉपर आपका H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करता है, बाकी सारे मेटल H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ट्रांस यूरेनियम क्या हुआ, आफ्टर यूरेनियम स्टार्टिंग फ्रॉम 93 एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहां पर ये खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, अब किसका बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है। चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट करते हैं। चलो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है मेटल, डी ब्लॉक का मेटल होता है और लिगेंड के बीच। तो मैं इस चैप्टर में हमेशा कहता हूं कि मैं क्या हूं, सेंट्रल मेटल एटम हूं, आप सब लिगेंड है, तो आप सब मेरे से जुड़े हो, आपके और मेरे बीच क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम, मैं सेंटर में हूं और मेरे से सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, पिंकी मिंकी सिंकी चिंकी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मुझे कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटम। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच होता है, लिगेंड और मेटल के बीच। तो लिगेंड आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और मेटल आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो से आप लेविस एसिड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे लेविस बेस कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास खाली जगह होगा, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी है। तो हम लोग कहते हैं कि ट्रांजिशन मेटल ही आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्यों बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो इसका रीजन है कि दे कैन एकोमोडेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं जो आप लोग को याद रखने हैं, जो रियल लाइफ में यूज होते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, हेमोग्लोबिन में आयरन, और विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। अब टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। लिगेंड के बेसिस पे दो होता है, होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक वो होता है जिसमें सेम टाइप के लिगेंड पाया जाए, जैसे कि देखिए सिर्फ CN है, सिर्फ वाटर है, होमोलेप्टिक। हेटेरोलेप्टिक, इसमें अमोनिया भी और Cl भी है। ठीक है, तो आपके किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको ध्यान देना होता है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और घुसते ही सबसे पहले आपको सेंट्रल मेटल एटम मिलता है, उसके बाद आपका लिगेंड मिलता है। तो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये सब आपके लिगेंड है। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पर तीन टाइप का होता है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट जो आपको दिख रहा है इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिवली चार्ज क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज होगा। और न्यूट्रल, स्क्वायर ब्रैकेट पे कोई चार्ज नहीं होगा, जैसे कि NiCO4, जैसे यहाँ पर FeCN6 4-, जैसे यहाँ पर देखिए Cr अमोनिया होल थ्राइस, वाटर होल थ्राइस आपका +3 आ गया। तो इस तरह से करके हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। अब यहाँ पर दो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट नाम से क्लियर है, डबल सॉल्ट मतलब दो सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, NaCl। NaCl क्या आयनिक कंपाउंड है, पानी में डालने पर Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। तो डबल सॉल्ट भी क्या होता है, पानी में डालने पर ये कंप्लीटली टूट जाता है। जैसे कार्नालाइट का आपको फॉर्मूला याद करना है, KCl MgCl2, तो ये टूट जाएगा K प्लस Cl माइनस में, Mg2 प्लस Cl माइनस में। पोटास Alum K2SO4 Al2SO4 और 24 वाटर, तो टूट जाएगा K प्लस SO4 में, Al3 प्लस SO4 माइनस 2 में। ये टूट जाएगा Fe प्लस 2 SO4 माइनस 2 में, NH4 प्लस और SO4 माइनस 2 में। इसको कहते हैं मोअर सॉल्ट। तो ये आपका जो डबल सॉल्ट होता है कंप्लीटली टूट जाता है जब इसको पानी में डालते हैं तो। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसा नहीं करता है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो घुस जाता है निकल नहीं पाता है। तो इसके अंदर घुस गया है आयरन, और आपका ये आयरन है, ये आपका Cn माइनस है। तो पानी में डालने पर ये आपको आयरन नहीं देगा, Cn माइनस नहीं देगा, क्योंकि इनके बीच कौन सा बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि अगर आप K4 FeCN6 की बात करेंगे तो जो K4 है ये K4 टूट जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, ये टूट जाएगा 4K प्लस और FeCN6 4- में। तो दो आयन आपको मिल रहे हैं, दो टाइप के आयन मिल रहे हैं, एक आपका K प्लस, दूसरा आपका ये। लेकिन वही आपके पास सवाल पूछा जाता है कि इसमें कितने टाइप के आयन मिल रहे हैं, तो एक K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस, तो इसमें तीन टाइप के आयन मिल रहे हैं। यहाँ पर K प्लस SO4 Al3 प्लस, तीन टाइप के आयन मिल रहे हैं। Fe2 प्लस SO4 NH4 प्लस, तीन टाइप के आयन मिल रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टर्मिनोलॉजी का। तो टर्मिनोलॉजी में ध्यान रखिएगा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर घुसते ही जो सबसे पहले चीज मिलती है उसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। उसके अलावा जितना कुछ होता है सबको हम लोग लिगेंड कहते हैं। तो ये आपका हो गया सेंट्रल मेटल एटम, ये आपका हो गया लिगेंड। ठीक है, और ये जो परिवार है, जैसे मैं कहता हूं कि मैं सेंट्रल मेटल एटम हूं, आप सब लिगेंड है, तो ये जो हमारा परिवार है, जो बीकेटी आर्मी है जिसमें मैं रहता हूं, आप सब रहते हैं, इस परिवार को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। तो इस परिवार के बीच में कैसा बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। तो जिस जिसके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम एंड ऑल लिगेंड का जो परिवार होता है, इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहा जाता है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, उसको काउंटर आयन कहा जाता है, क्योंकि ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए आता है। जैसे इसमें बात करिएगा तो आपका काउंटर आयन क्या है, K प्लस है। इसमें काउंटर आयन क्या है, कोई नहीं है। इसमें काउंटर आयन क्या है, Cl माइनस है। ठीक है, तो काउंटर आयन क्या है, Cl माइनस। स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर रहेगा वो आपका काउंटर आयन, स्क्वायर ब्रैकेट में घुसते ही जो मिलेगा सेंट्रल मेटल एटम, उसके अलावा सब क्या है, लिगेंड।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिगेंड्स का। लिगेंड्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या कर सकते हैं? लेविस बेस। तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल। पॉजिटिव वाला हमें पढ़ना नहीं है, निगेटिव वाला हमें पढ़ना है। तो Cl माइनस क्लोरिडो हो जाता है, Cn माइनस साइनाइडो, Bn माइनस ब्रोमाइडो, नाम में आइडो लग जाता है, OH माइनस हाइड्रैक्सो। ये आपका क्या है? कार्बोनेटो। ये क्या हो जाएगा? HCl माइनस थायोसाइनेटो, ये सल्फेटो, ऑक्जेलेटो। ठीक है, अब यहाँ पर ये न्यूट्रल को याद रखना जरूरी है। तो आपके पास है CO कार्बोनिल, ये H2O एक्वा NH3 एमीन। अब यहाँ पर एक लिगेंड है, ये देखिए CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2। इसको हम लोग कहते हैं इथाइलिन डाइएमीन। बेसिकली ये आपका इथाइलिन होता है और इसी में NH2 लगा दीजिएगा तो इसी को कहा जाता है इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, ये आपका इथाइलिन डाइएमीन हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल में हमारे काम का एक NO+ होता है, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, और ये Na+ भी सिर्फ वहीं लगता है जहां पे आयरन के साथ ही आता है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी ऑफ लिगेंड। डेंसिटी क्या होता है? हर लिगेंड की अपनी कैपेसिटी होती है कि वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, कितने डोनर साइट उसके पास है। तो जितने डोनर साइट एक लिगेंड के पास होंगे वो उसकी डेंसिटी होगी। जैसे किसी के पास मान लीजिए कोई आपका कंपाउंड है ABCDE और डोनर साइट मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से देख सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से दे सकता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके दो डोनर साइट है तो डेंसिटी 2 हो जाएगी। और आपको डोनर साइट को कैसे पहचानना है? या तो उस पे लोन पेयर होगा या उस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये दो चीज आपको पहचानना है, या लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। अब देखिए एग्जांपल करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है यूनिडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड लिगेंड को आप मोनोडेंटेड लिगेंड भी कह सकते हैं। यूनि का मतलब 1, जिसकी डेंसिटी 1 हो। डेंसिटी याद रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो सवाल नहीं बनता है। तो डेंसिटी में ये समझिए जितने डोनर साइट उतनी डेंसिटी। अब किसी में एटम ही एक है तो डोनर साइट ही एक होगा। तो जिसमें एटम एक है वो तो पक्का मोनोडेंटेड होगा। जैसे F- एक नेगेटिव चार्ज है, एटम ही एक है और कुछ सोचना ही नहीं है तो मोनोडेंटेड। Cl- मोनोडेंटेड, Br- मोनोडेंटेड। अब अमोनिया में एक ही डोनर साइट है क्योंकि एक ही ऐसा एटम है जिसपे आपका लोन पेयर है, तो ये डेंसिटी 1 हो गया। वाटर में कुछ लोगों को लगता है कि 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर अगर एक ही डोनर साइट पे हो तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, तो इसकी डेंसिटी 2 ना होकर 1 होती है। उसी तरह से Cn- किसी में 2 एटम भी है ना तो भी मोनोडेंटेड ही होता है। ठीक है, क्योंकि 2 एटम अगर रहता है तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन पाता है। ऐसे मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूं। तो ये सब मोनोडेंटेड है। F- Cl- Br- वाटर, अमोनिया, Cn- NO2- OH- CO NO। ठीक है, C5H5N पायरिडीन है, ये भी आपका सिर्फ यहीं से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड का। तो बाइडेंटेड लिगेंड में सबसे फेमस है ऑक्जेलेटो और इथेन 1,2 डाइएमीन। तो इथेन 1,2 डाइएमीन में देखिएगा 2 जगह आपका नाइट्रोजन है। हमेशा ध्यान रखिए, नाइट्रोजन आया तो नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो जाता ही जाता है। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, दोनों पे लोन पेयर है, तो इसकी डेंसिटी 2 हो गई, 2 जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ गया तो वो एक डोनर साइट होता है। डोनर साइट पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, या तो निगेटिव चार्ज देख लो या लोन पेयर देख लो। लोन पेयर अगर नाइट्रोजन है तो उस पर पक्का होगा, निगेटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन पे है तो डोनर साइट पक्का होगा। तो यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज है तो इसकी डेंसिटी 2 हो गई। इसको कहते हैं ऑक्जेलेटो, या आपका इथेन 1,2 डाइएमीन, इसी को EN भी कहा जाता है। अब ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का भी एग्जांपल है। सिमेट्रिकल क्या होता है? अगर दोनों डोनर साइट सेम हो तो उसको सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। अब यहां पर एक लिगेंड है, इसमें देखिए एक जगह नाइट्रोजन से दे रहा है, एक बार ये ऑक्सीजन से दे रहा है, तो दोनों डोनर साइट सेम नहीं है तो इसको अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ट्राइडेंटेड में जिसकी डेंसिटी 3 हो, आपको ऊपर दिया हुआ है। अब हम लोग पॉलीडेंटेड की बात करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलीडेंटेड में सबसे इंपॉर्टेंट आता है, पॉलीडेंटेड का मतलब क्या? जिसकी डेंसिटी क्या हो? मोर देन 2 हो, मोर देन 2 हो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा EDTA, व्हेन अ लिगेंड इज बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल थ्रू मोर देन 2 एटम, ठीक है, और 2 बॉन्ड, देन इट इज कॉल्ड पॉलीडेंटेड लिगेंड। हमारे पास सबसे फेमस है EDTA। EDTA का फुल फॉर्म देखिए, E से इथाइलिन, D से डाइएमीन, T से टेट्रा, A से एसीटेट। तो कैसे बनेगा? इथिलीन, ये आपका इथिलीन है, डाइएमीन तो 2 नाइट्रोजन, टेट्रा एसीटेट 4 एसीटेट, ये आपका एसीटेट है, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो 4 आपके O नेगेटिव है, 2 आपके नाइट्रोजन है, 4 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और 2 बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी डेंसिटी 6 हो जाएगी। तो EDTA की डेंसिटी कितनी होती है? 6, इसलिए इसको हेक्साडेंटेट कहा जाता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। एसीटेट आपका ये है CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो O नेगेटिव से आपके 4 बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड आपके नाइट्रोजन से बनेंगे। ये भी पूछा जाता है कि आपका 4 बॉन्ड ऑक्सीजन से बनेगा, 2 बॉन्ड आपका नाइट्रोजन से बनेगा इन EDTA। चिलेट लिगेंड, चिलेट लिगेंड कौन होता है? जिसकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा हो, मतलब मिनिमम डेंसिटी 2 हो। जैसे यहां पर देखिए, जैसे आपका क्या है, इथिलीन 1,2 डाइएमीन है, तो जब ये बॉन्ड बनाएगा तो एक रिंग बना लेता है। तो जो रिंग का फॉर्मेशन है, यहां भी देखिए ऑक्जेलेट रिंग बना लेता है। तो जो रिंग का फॉर्मेशन है उसे ही कहते हैं चिलेशन, चिलेट फॉर्मेशन। और जो ये काम करते हैं, जो लिगेंड ये काम करते हैं उनको कहते हैं चिलेट लिगेंड। और जिसमें ये काम होता है उसको बोलते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जहां पे ये काम होता है उस वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जहां चिलेट लिगेंड आएगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स में देखिएगा Cl2 और En है। जैसे ही आपने En देखा, ये चिलेट लिगेंड है, ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो आपके ये रिंग, जनरली ये रिंग जो बनता है तो कितने मेंबर का भी बन सकता है, बट स्टेबिलिटी के हिसाब से 5 और 6 मेंबर का रिंग बने तो ज्यादा स्टेबल होता है।
तो क्या ध्यान रखना है, जिसकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा हो आपका चिलेट लिगेंड होगा। तो क्या EDTA चिलेट लिगेंड होगा? बिल्कुल होगा। क्या ऑक्सलेट होगा? बिल्कुल होगा। क्या EN होगा? बिल्कुल होगा। अगला है फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड, नॉट सो इंपॉर्टेंट। फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड क्या होता है? जैसे यहाँ पर आपका सल्फेट है, 2 नेगेटिव है, इसकी डेंसिटी 2 होनी चाहिए, बट ये अपनी डेंसिटी को बदल सकता है, वेरी कर सकता है। जैसे याद रखिएगा 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट है, उसकी डेंसिटी सॉरी उसका जो डेंसिटी नहीं, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर हमने नहीं पढ़ा है, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 6 से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो यहाँ आपके पास कोबाल्ट है, हमने फिक्स कर दिया कि 6 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो अब यहाँ पर 4 अमोनिया है, तो 4 अमोनिया 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो सल्फेट को कितना बनाना पड़ेगा? 2, 4 2 6। लेकिन अमोनिया 5 कर दिया, ये 6 से ज्यादा बना नहीं सकता, तो ये 5 हो गया, तब सल्फेट को 1 ही बनाना पड़ेगा, तो 6 होगा। तो सल्फेट के पास 2 डोनर साइट थे, लेकिन ये अपनी डेंसिटी को वेरी कर सकता है। जो लिगेंड अपनी डेंसिटी को वेरी कर सकते हैं उसे हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट डाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। मोनोडेंटेड होगा तो कैसे वेरी करेगा? वेरी तो वो करेगा जिसकी डेंसिटी मिनिमम 2 होगी। तो अदर एग्जांपल क्या है आपके? कार्बोनेट, EDTA। जैसे कार्बोनेट आपका कहीं 200 करेगा, 1 करेगा, EDTA कहीं 4 करेगा, कहीं 6 करेगा, जहां जैसी जरूरत होगी वैसे 100 करेगा। अगला है एम्बीडेंटेड लिगेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? इसमें 2 डोनर साइड प्रेजेंट हो, लेकिन एक बार में एक ही एक्टिव हो। जैसे आपका यहाँ पे NO2-, ये देखिए नाइट्रोजन से भी दे सकता है लोन पेयर, ऑक्सीजन से भी दे सकता है नेगेटिव चार्ज, लेकिन एक बार में दोनों से नहीं देगा। ये जब नाइट्रोजन से देगा तो इसको कहते हैं नाइट्राइटो-N, लेकिन तब ऑक्सीजन से नहीं देगा। जब ऑक्सीजन से देगा तो कहेंगे नाइट्राइटो-O, लेकिन तब ये नाइट्रोजन से नहीं देगा। मतलब एक बार में एक ही एक्टिव होगा। मैं कहता हूं एक नागिन जिसके 2 मुंह है, लेकिन एक बार में एक ही साइड से डस सकती है। तो इधर से डसेगी तो इधर से नहीं, इधर से डसेगी तो इधर से नहीं, ऐसे करके समझना है। उसी तरह से SCN- है, जब सल्फर से देगा तो कहते हैं थायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो, S सल्फर से दिया है, और जब नाइट्रोजन से देता है तो कहते हैं आइसोथायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो N। तो ये कुछ एग्जांपल है NO2- और SCN-, और CN- भी आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। ये सारे एग्जांपल आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोई सेंट्रल मेटल एटम कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। जैसे मैं सेंट्रल मेटल एटम हूं, मैं कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हूं, कैसे पता चलता है? नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, ये फार्मूला है। जैसे यहां पे देखिए CN है, कितना है? 6 है। एक CN की डेंसिटी 1 होती है, तो एक CN एक बॉन्ड बनाएगा तो 6 कितना बनाएगा? 6 बनाएगा। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया? 6 आ गया। EN का डेंसिटी होता है 2 और EN कितना है? 3, मतलब एक EN 2 बॉन्ड बनाता है, 3 कितना बनाएगा? 6 बनाएगा, तो 6 आ गया। EDTA का डेंसिटी होता है 6, तो एक EDTA कितना बॉन्ड बनाएगा? 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया? 6 आ गया। तो सिंपल फार्मूला है कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। ये कुछ बाइडेंटेड लिगेंड है, EN आपका बाइडेंटेड, ऑक्सलेट आपका बाइडेंटेड है, कार्बोनेट, सल्फेट, ये कुछ बाइडेंटेड लिगेंड मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है जो आप याद रखेंगे। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, जैसे आपके 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल बनता है, 4 है तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। ये जो डिफरेंट शेप्स है ना, इन्हीं को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बड़ा आसान है। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ग्रुप 1 का है सबका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आप लेंगे, ग्रुप 2 में सबका +2 लेंगे। ऑक्सीजन का कुछ नहीं दिया है तो -2 लेंगे। तो यहाँ पर आयरन का निकालना है, जिसका निकालना है उसको x मानेंगे। पोटेशियम ग्रुप 1 का है तो 1 होगा, 1 × 4 + x, इसका क्या होता है? 6 × -1। आपको पता होना चाहिए कि CN-1 होता है, यहाँ पे दिया नहीं रहेगा, नहीं तो आप गड़बड़ करेंगे। =0, टोटल 4 से इक्वेट कर दीजिए। अब सॉल्व करिएगा, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर PT का निकालना है तो इसको x मान लिए, Cl- होता है तो -2 हो गया, अमोनिया का 0 होता है बराबर 0, x बराबर 2 निकल के आ गया। ऐसे करके आपको निकालना है। अब बच्चा गलती क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, बच्चा गलती करता है, इस वाले में गलती करता है कि यहाँ पर -4 है ना, तो -4 नहीं लेता। देखिए, चाहे इस वाले में करता है तो इसको आपने x मान लिया, वाटर न्यूट्रल होता है तो 6 × 0 = +3 करेंगे। यहाँ =0 कर रहे थे क्योंकि टोटल पे चार्ज 0 था, लेकिन यहाँ =3 करेंगे क्योंकि यहाँ पे +3 चार्ज है। सिमिलरली यहाँ -4 करेंगे, इसको x मानेंगे, ये CN-1 होता है तो -6 आएगा बराबर -4, x बराबर +2 आएगा। तो इस तरह से करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ये आपको पहले बता चुके हैं, होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक, सेम लिगेंड हो तो होमो, डिफरेंट हो तो हेटेरो। ठीक है, चलिए अब IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में ध्यान रखिएगा कि लिगेंड के नाम में हम आइडो लगा देते हैं, आइडो या वो, यानी क्लोराइड बन जाएगा क्लोराइडो, ब्रोमाइड ब्रोमाइडो, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइडो, H हाइड्राइडो, CN साइनाइडो। अब ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इधर ध्यान दीजिएगा, NC- आइसोसाइनाइडो, CN- साइनाइडो, NC- आइसोसाइनाइडो, SO4 सल्फेटो, ये आपका एसीटेटो है, ये ऑक्सलेटो, कार्बोनेटो, थायोसाइनेटो, और ये अगर NO2- दे तो आप इसको नाइट्राइटो N लिखिएगा, और इसी को कई जगह ONO- देगा तो नाइट्राइटो O लिखिएगा, क्योंकि यहाँ से O से दे रहा है। इसको समझिएगा, ये भी NO2 ही है, लेकिन यहाँ O से दे रहा है, यहाँ N से दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ आपके ये लिगेंड्स हैं न्यूट्रल लिगेंड, जैसे NH3 एमीन, वाटर एक्वा, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, C5H5N पायरिडीन, और ये आपका क्या है? इथिलीन डाइएमीन, PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये आपका फिनाइल है। बेंजीन से H निकालते हैं, फिनाइल बनता है, और फास्फोरस लगा दीजिए, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, और देखिए कैटायनिक लिगेंड में आपका सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोसोनियम है, NO+ है। NO+ आपका वहीं पे लगाना है जब ये आयरन के साथ आएगा। ब्राउन लिंक कॉम्प्लेक्स वगैरह में हर जगह ये देखने को मिलता है, बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स है। अब
नाम लिखने का तरीका समझिए। रूल फॉर राइटिंग द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम का नाम कैसे लिखेंगे। तो हमने तीन टाइप का कॉम्प्लेक्स देखा था, एक आपका न्यूट्रल, एक आपका कटाइनिक जिसपे प्लस चार्ज हो, एक आपका एनाइनिक जिसपे माइनस चार्ज हो। तो अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है एनाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो हम लोग 8 लगा देते हैं। जैसे पागल के आगे 8 लगाएंगे तो पगलेट, उसी तरह से आयरन के आगे 8 लगाएंगे तो आयरनेट नहीं बनेगा, ना ना ना, एफी में 8 लगेगा, सिंबल में 8 लगेगा तो हो जाएगा फेरेट, पीबी हो जाएगा प्लम्बेट, एयू ऑरेट, पीटी प्लेटिनेट, एल अल्यूमिनेट, एजी अर्जेंटेट, सीओ कोबाल्टेट, एसएन एस्टेंटेट, जिंक जिंकेट, ठीक है, क्यू कॉपर क्यूपरेट, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये 8 कब लगेगा? जब ये एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा। जब एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा सेंट्रल मेटल एटम तभी 8 लगेगा, कटाइनिक और न्यूट्रल में नहीं लगेगा। तो उसी तरह से आप देखेंगे एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो इसके नाम में निकलेट लग गया है, 4 साइनाइड है तो टेट्रा साइनाइडो निकलेट 2 आपका आंसर आ गया। अब रूल क्या है, जैसे हम लोग NaCl का नाम लिखते हैं तो सोडियम क्लोराइड लिखते हैं, यानी कटायन इज रिटेन फर्स्ट, यहाँ भी कटायन पहले लिखा जाएगा। कैसे होता है ये पूरा कहानी आप इसको समझिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अरे हटना, हाँ ध्यान दीजिएगा। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा 2 टाइप का होगा, एक में आपके पास पहले आएगा काउंटर आयन फिर ये डब्बा आएगा, दूसरे में पहले डब्बा आएगा फिर काउंटर आयन आएगा। मैं कहता हूं जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखो, पहले डब्बा आ रहा है तो पहले डब्बे का नाम लिखो फिर काउंटर आयन का। डब्बा का मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अगर पहले आपका जो पहले आएगा कटाइनिक होगा तो काउंटर आयन पहले आएगा तो कटाइनिक काउंटर आयन होगा, फिर उसके बाद आपका डब्बा होगा, नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगा। लेकिन काउंटर आयन बाद में आएगा तो एनायनिक होगा क्योंकि कटायन पहले होता है, तो नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी पहले आएगा, एनायनिक काउंटर आयन बाद में आएगा। एनायन होगा तो बाद पहले कटायन फिर एनायन। और नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी का जब नाम लिखना होगा तो पहले आप फिर मैं, आप क्या है लिगेंड, तो पहले आपका नाम लिखा जाएगा, पहले लिगेंड का फिर सेंट्रल मेटल एटम का। चलिए इसको समझते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कुछ नाम लिखा हुआ है। तो जैसे हमारे पास ये है तो पहले क्या आया है डब्बा, तो पहले डब्बे का नाम लिखा जाएगा। डब्बे में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? आपका। आप कौन है? लिगेंड। तो लिगेंड यहाँ पर कौन है? अमोनिया। तो अमोनिया कितना है? 6, तो लग जाएगा हेक्सा, हेक्सा एमीन। और आयरन 8 नहीं लगेगा, पहले आया है, कोई भी अगर आप पहले आएगा तो कटाइनिक होगा, ये कटाइनिक है। 8 कहाँ लगता है? एनाइनिक में, तो आयरन 3rd क्लोराइड। ये देखिए यहाँ पर अमोनिया है, अमोनिया कितना है? 5, तो पेंटा अमीन क्लोरो, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर का फॉलो करेंगे। जो लिगेंड का नाम लिखते हैं उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का फॉलो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखते हैं। तो पहले ए आता फिर सी आता है, तो पेंटा अमीन क्लोरो कोबाल्ट 3rd आयन। आयन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आयनिक फॉर्म है। अब यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, कौन वाला? ये वाला देखिए। तो पहले डब्बा आया है, फिर आपका क्या आया है? फिर आपका काउंटर आयन है, तो पहले डब्बे का नाम लिखेंगे। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम हो गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के बाद हम लोग ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। ये सब क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन स्टेट और क्लोराइड लिखते हैं। हम लोग काउंटर आयन का नंबर नहीं दिखाते, 3 क्लोराइड है तो 3 क्लोराइड नहीं लिख रहे, सिर्फ क्लोराइड लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लिगेंड आपको दिख रहे हैं। तो एमीन है, क्लोरो है और नाइट्राइटो, तो ए पहले आता है, तो टेट्रा एमीन क्लोरो नाइट्राइटो एन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ठीक है, समझ में आया? तो नाइट्राइटो एन क्यों लिखा? क्योंकि NO2 था, अगर यही ONO माइनस रहता तो नाइट्राइटो O लिखते। ठीक है, अब एक और नाम देखिए, इसमें आपका काउंटर आयन पहले है, तो काउंटर आयन पहले है तो पहले जो पहले उसका नाम पहले, तो पोटेशियम आ जाएगा। टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना, काउंटर आयन में नंबर इंडिकेट नहीं करते, तो पोटेशियम लिखा गया। अब अंदर घुसे, डब्बे का नाम में घुसे, तो पहले किसका नाम? पहले आप फिर मैं। आप कौन है? लिगेंड। तो लिगेंड क्या है? 6, तो हेक्सा साइनो आ जाएगा। और फेरेट लगेगा, यहाँ 8 लगेगा क्योंकि ये एनाइनिक है। अगर डब्बा बाद में आएगा तो एनाइनिक होगा, 8 लगेगा। डब्बा पहले आएगा तो कटाइनिक होगा, तो 8 नहीं लगेगा, यानी नोमेनक्लेचर खत्म हुआ। ये एक एग्जाम्पल जो आपके NCERT में दिया हुआ, लिखना बड़ा ही आसान है। यहाँ पर आप सिंपली एक चीज ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 2-2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2-2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 ही होगा, बात खत्म हो गया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 1 करने का मतलब क्या है कि आप इस पे प्लस लगा दीजिए, इस पे माइनस लगा दीजिए। एक और तरीका है, बहुत आसान तरीका है, आप डायरेक्टली निकाल दीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगा। इसको आप मानिए x, अमोनिया का 0, ठीक है, x + 0 प्लस फिर से x -2 बराबर 0, कितना आ गया? 2x बराबर 2, x बराबर 1 आ गया। तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आ चुका है, बात खत्म है और कुछ सोचना ही नहीं है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, इसका भी 1 है, तो इसको 1 करने के लिए न्यूट्रल है, इस पे प्लस लगाना पड़ेगा, इस पे माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा प्लस? क्योंकि कटायन पहले आता है, एनायन बाद में आता है, तो इस पे प्लस लग गया, ये कटायन हो गया। तो कटायन वाले में 8 नहीं लगता है, तो 2 एमीन है तो डाई एमीन सिल्वर 1, ये एनायनिक है तो 8 लगता है, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1। ठीक है, और यहाँ 8 लगेगा क्योंकि एनायनिक है और दोनों में 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आपका ये सॉल्व हो गया।
अब हम लोग वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। वर्नर को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पिताजी कहा जाता है। इसने दो टाइप की वैलेंसी दी, प्राइमरी वैलेंसी जिसको आयोनाइजेबल वैलेंसी कहते हैं, हमेशा आयोनाइजेबल नहीं होती है बट कभी कभी नॉर्मली आयोनाइजेबल इसको हम लोग बोलते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। ये जो आपका प्राइमरी वैलेंसी होता है ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, इसने क्या किया था, एक कंपाउंड लिया था COCl3.6 अमोनिया, इसको एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन कराया था, तो इसको 3 AgCl मिला था। अब 3 AgCl मिलने का मतलब है कि 3 Cl निकला होगा यहां से, तभी तो 3 AgCl बना होगा, क्योंकि Ag प्लस तो एक्सेस में है, तो 3 Cl कब निकलेगा, जब 3 Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा, यानी कॉम्प्लेक्स पता चल गया कि तीनों Cl बाहर है। लेकिन जब 5 अमोनिया लिया तो 2 AgCl मिला, मतलब 2 Cl बाहर है, तो 2 Cl बाहर है तो 1 Cl अंदर है 3 Cl में से, क्योंकि टोटल अंदर में 6 रखने हैं, 5 अमोनिया है तो 1 Cl को अंदर रखना पड़ेगा, तो 5 और 1 6 होगा, तो यहां पर Cl2 2 Cl बाहर हो गया। आगे इसने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। आगे देखिएगा कि अब अगर आपके पास ये वाला कंपाउंड है, इसको पानी में डालेगा तो क्या होगा, 3 Cl मिलेगा और एक आपको ये मिलेगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 3 Cl को अलग लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, जितना Cl है उतना 1:3, यहाँ 2 Cl है तो 1:2, वो 1 Cl है तो 1:1, यहाँ पर देखिए 2 Cl बाहर है तो 2 Cl आपके सॉल्यूशन में निकलेगा, पानी में निकलेगा, तो 1:2 इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा, 1 Cl बाहर है तो 1:1 इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। और कई बार कंडक्टिविटी पूछता है, जो कंडक्टिविटी होती है नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, तो कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी, इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर 4 आयन है, एक आयन तो आपका ये वाला है, ठीक है, और एक आयन आपका ये वाला है, तो 4 आयन प्रेजेंट है, तो कंडक्टिविटी पहले वाले की ज्यादा होगी। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ये आयोनाइजेबल वैलेंसी है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है, ये नॉर्मली आयोनाइजेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, या ध्यान दीजिएगा, तो इसका अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो x मान लेंगे और 6 × 0 - 3 = 0, तो ये बात तो पक्का है कि ऑक्सीडेशन नंबर में कंट्रीब्यूट कौन करेगा, हमेशा आपका निगेटिव या पॉजिटिव वाला करेगा, न्यूट्रल वाले का कोई रोल नहीं होगा। देखिए न्यूट्रल वाले का रोल 0 है, बट हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि या तो लिगेंड आपका न्यूट्रल होगा या एनायनिक होगा, कैटायनिक वाला नहीं देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपका जो प्राइमरी वैलेंसी है सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन ओनली, ये नेगेटिव आयन ही इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों Cl जो है हमारी प्राइमरी वैलेंसी के बराबर है, प्राइमरी वैलेंसी यहाँ 3 है, तो ये तीनों के तीनों Cl आयोनाइजेबल है। लेकिन इस केस में देखिएगा तो आप निकाल रहे हैं तो आपके प्राइमरी वैलेंसी में कंट्रीब्यूट तो ये वाला Cl भी कर रहा है, ये वाला Cl भी कर रहा है, लेकिन ये आयोनाइजेबल नहीं है, तो ये आयोनाइजेबल नहीं है, ये है, तो ये ऑलवेज फुली आयोनाइजेबल नहीं होगा, कभी नॉन आयोनाइजेबल भी हो सकता है, अंदर रहेगा तो नॉन आयोनाइजेबल होगा, बाहर रहेगा तो आयोनाइजेबल होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपका सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, दिस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को कौन सेटिस्फाई करता है, लिगेंड, और ये बराबर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के, और ये हमेशा नॉन आयोनाइजेबल होगा, क्योंकि आपका लिगेंड तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, और जो अंदर रहेगा वो तो निकल ही नहीं पाएगा, तो ये ऑलवेज नॉन आयोनाइजेबल, और प्राइमरी वैलेंसी कभी आयोनाइजेबल कभी नॉन आयोनाइजेबल। आगे बढ़ते हैं, ईएन रूल आपके सिलेबस में उतना नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूं, ईएन रूल सिडबेक थ्योरी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग आ चुके हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन ये 4 में dsp2 भी हो सकता है, लेकिन तब ये स्क्वायर प्लेनर होगा। डिफरेंस क्या है, sp3 का मतलब है कि s + p + p ऐसे आपको मिल रहे होंगे ऑर्बिटल्स, sp3, और इसमें d पहले मिलेगा, d + s + p, p + p, तो dsp2 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए ये sp3d2 का मतलब है कि s + p + p + p + d + d मिलेगा, और यहां पर d + d + d + s + p + p + p मिलेगा, तो ये बनेगा d2sp3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो अगर ये आपका sp3 हुआ तो टेट्राहेड्रल, dsp2 हुआ तो स्क्वायर प्लेनर, sp3d2 हुआ तो ऑक्टाहेड्रल, और d2sp3 हुआ तब भी ऑक्टाहेड्रल, यही दोनों हमारे काम का है। यहाँ पर आपको ये पूरा लिखा भी गया है कि s + p होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, s + p + p होता है तो sp2, s + p + p होता है sp3, d + s + p + p होता है dsp2, s + p + p + p + d होता है sp3d2, और d + d + s p + p होता है d2sp3 होता है। चलिए अब हम लोग देखना है लिगेंड स्ट्रेंथ। लिगेंड स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन जल्दी दे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाता है। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी। जैसे F पे माइनस चार्ज आएगा, चाहे Cl Br I पे आएगा, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो इसलिए हम ऑक्सीजन डोनर और फ्लोराइड डोनर को कहते हैं वीक लिगेंड, और कार्बन नाइट्रोजन को कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है। अब ये आपको पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कैसे रखना है वो मैं बताता हूँ। एक बार सानिया कॉलेज से फरार और उसका पानी से प्यार, इसको बीच में रखिएगा, NCS- याद रखिएगा। उड़ती नेहा इन कनाडा कोलंबो, तो ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के एग्जांपल है। ये कार्बन डोनर देखिएगा, ये कार्बन नाइट्रोजन यहाँ पे है, नाइट्रोजन डोनर, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड के एग्जांपल है। वाटर से इधर सब वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड में कौन आएगा, ऑक्सीजन डोनर, और पूरा हाइड्रोजन डोनर देखिए I-, Br-, SCN-, Cl-, सल्फर, F-, OH-, ऑक्सीजन डोनर और आपके हाइड्रोजन डोनर वीक लिगेंड, और कार्बन नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग लिगेंड।
स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग होती है, वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग करा रहे हैं। ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6, मतलब ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। अब ऑक्टाहेड्रल में दो ऑप्शन है, या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, डिपेंड करेगा d पहले वाला ले रहे हैं कि बाद वाला d ले रहे हैं। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट +3 आएगा, यानी कि कोबाल्ट +3 का ऑक्सीडेशन आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे तो 4s0 3d6 आएगा। अब 3d6 को इसमें भरिए तो ये 3d6 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 5 डब्बों में 4 5 और 6, ठीक है। अब ये हमारा जो लिगेंड है अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग होती है, तो हमें टोटल 6 खाली डब्बे चाहिए। 6 खाली डब्बे मिलेगा तभी हम हाइब्रिडेशन करा पाएंगे, तभी तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे अमोनिया के, ठीक है, तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो हमारे पास 4s खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है, बट हम कोशिश करते हैं कि लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल ले। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा, कितना कराएगा, जितना जरूरत होगा। कितने डब्बे इसको मिल रहे हैं, यहां से 4 डब्बे इसको मिल रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब डी से इसको कितना चाहिए, 2 खाली डब्बे चाहिए। तो ये क्या करता है, इसको उठा के यहां भेज देता है, इसको उठा के यहां भेज देता है, तो ये 2 डब्बे खाली हो जाते हैं। अब क्या हुआ, ये 2 डब्बे आ गया d + d, s इसका आ गया और p + p, तो हाइब्रिडेशन आ गया d2sp3। तो हमने 3d लिया, 4d नहीं लिया, तो 3d लिया यानी इनर d लिया, इसलिए इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पेयरिंग हो गई इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, पेयरिंग होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसलिए, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 आ जाएगा तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। वहीं पे जब आप ये F- का केस देखेंगे, सब कुछ सेम है, यहां पर भी आपका 3d6 का केस है, लेकिन ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, तो 3d अवेलेबल नहीं है, तो S लेंगे, 3p लेंगे और 4d लेंगे, तो sp3d2 बनेगा। हमने आउटर d लिया इसलिए इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और पेयरिंग नहीं हुआ तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहां पे 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिला तो पैरामैग्नेटिक हो गया। आगे बढ़ते हैं। टेट्राहेड्रल में हमारे पास यहाँ पे Cl- है। टेट्राहेड्रल की बात जैसी आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए, 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो यहाँ पर Cl- वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगा, तो Na+2 यहाँ पर बन के आएगा। Na+2 का होता है 3d8, ये आपका 3d8 हो गया, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो इसको उठा के यहाँ भेज देता, ये खाली हो जाता, तो हम डी यूज कर लेते, लेकिन वीक लिगेंड है तो इसको आप 4s यूज करना पड़ेगा और 3p यूज करना पड़ेगा, तो sp3 होगा, टेट्राहेड्रल आ जाएगा आपका। और पेयरिंग नहीं हुआ तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 दिख रहा है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये क्या होगा, पारा होगा। आगे बढ़ते। और यही अगर Cn- रहेगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, तो ये क्या करेगा, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां भेज देगा, ये वाला खाली हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा D, और ये वाला S, और यहां से 2p ले लेंगे तो ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। आगे बढ़ते। एक ट्रिक याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और जान CD देख रही होगी, ZnCdHg का केस है, तो आंख बंद करके आप आंसर मारेंगे टेट्राहेड्रल, और PdPt का केस होगा तो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। मतलब पीडी और पीटी आपने देखा, जैसे ही देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखा, आंख बंद करके स्क्वायर प्लेनर मारिए, और अगर ZnCdHg देखा तो आप आंख बंद करके टेट्राहेड्रल मारिए। अब देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये एक फार्मूला है जो आपको बता चुके हैं, म्यू बराबर √n/n+2, जहां n नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहां पर बच्चा गलती करता है, ये वाला एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल में Mn+3 आता है, तो बच्चा सोचता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सबकी पेयरिंग करा दें, तो Mn+3 को आप देखेंगे तो ये आपका Mn+3 आपका होता है 3d4। 3d4 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, कलर दूसरा यूज कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 3, ये 4, तो बच्चा चारों की पेयरिंग करा देता है, मतलब इसको उठा के यहाँ भेज देगा, इसको उठा के यहाँ भेज देगा, लेकिन हमें 4 की पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं है। पेयरिंग उतना ही होता है जितना जरूरत होता है, हमें सिर्फ 2d चाहिए, 1d पहले से खाली है तो एक ही की पेयरिंग करवाएंगे, ठीक है, सिर्फ एक की पेयरिंग कराएंगे, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ बच जाएगा, तो आपका ये दोनों खाली हो जाएगा, आपका d2sp3 आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ये वाला काम नहीं करेंगे कि सबको पेयर करा दें, ये 2 अनपेयर्ड आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। वही कह रहा हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप सबकी चारों की पेयरिंग नहीं कराएंगे, चारों की पेयरिंग की जरूरत ही नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और वहीं पे जहां Cl6- आएगा तो इसमें आपके सब अनपेयर रहेंगे, तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। चलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बस आपको स्प्लिटिंग पे ध्यान देना, उसके लिए क्या समझना है कि देखिए आपके ये ऑर्बिटल्स को समझिए, आपके पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक आपका ये हो जाता है, ये सभी है dxy dy dxz, ये सब बिटवीन द एक्सिस वाले केस है, ये सब क्या है, बिटवीन द एक्सिस। यहाँ लोब देखिए, एक्सिस के बीच में लोब है, यहाँ पर एक्सिस के बीच में लोब है, तो ये तीनों में आपके बिटवीन द एक्सिस वाले हैं, बिटवीन द एक्सिस। और वहीं पे अगर बात करेंगे dx² y² dz² का, तो ये ऑन द एक्सिस का केस है, ये क्या है, ऑन द एक्सिस, ये बिटवीन द एक्सिस और ऑन द एक्सिस समझिए, ये आपका dx² y² है, ये dz² है, ये सब एक्सिस पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और लोब्स क्या है, एक्सिस पे है, और इन दोनों में बिटवीन द एक्सिस है, तो इनको कहा जाता है T2g, और ये दोनों आपके हो जाते हैं E, ये क्या है, Eg। तो हम 5 ऑर्बिटल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, T2g और Eg, समझिएगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि शुरू में अगर आप देखेंगे, पहले थोड़ी देर देख लीजिए, ये आपका होता है, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल, हम लोग ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग देख रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल में सारे लिगेंड एक्सिस से आते हैं। अब जब लिगेंड आते हैं तो होता क्या है, ये आपका जो मेटल है, जो मेटल को ये अप्रोच कर रहा होता है, मेटल के d ऑर्बिटल होते हैं, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन
होता है आपके लिगेंड में भी। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है। तो ये लिगेंड सारे इनफाइनाइट से आते हैं। शुरू में पता नहीं होता है कि लिगेंड एक्सिस से आ रहे हैं कि कहां से आ रहे हैं, ठीक है। शुरू में इनको लगता है पांचों ऑर्बिटल को कि लिगेंड चारों तरफ से आ रहे हैं, इधर से इधर से इधर चारों तरफ से आ रहे होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब पास आते हैं तो पता चलता है कि एक्सिस से आ रहे हैं, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से। तो जब पता चलता है एक्सिस से आ रहे हैं तो जो ऑर्बिटल एक्सिस पे होते हैं उसमें रिपल्सन ज्यादा होता है। तो एक्सिस वाले ऑर्बिटल कौन है, ये दोनों। तो इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है तो इनकी रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है, इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है और इन तीनों की एनर्जी कम हो जाती है। इस ये जीरो लेवल से तो इनकी एनर्जी बढ़ती ही है, लेकिन शुरू में समझ लो कि ज्यादा एनर्जी बढ़ गई तो उसके बाद हम इस लेवल को ही बेरी सेंटर जीरो लेवल मान लेते हैं। तो इस लेवल से आपके ये जो ईजी ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। कितने से बढ़ती है, 0.6 डेल्टा नॉट से। और ये जो T2G है इनकी घट जाती है -0.4 डेल्टा नॉट से। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है तो 4 तिहाई 12, 2 है तो 6 दूना 12, ठीक है। और इनके बीच के डिफरेंस को डेल्टा नॉट कहते हैं। डेल्टा नॉट स्प्लिटिंग एनर्जी होता है जो डिपेंड करता है कितना ज्यादा रिपल्सन हो रहा होता है। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का इलेक्ट्रॉन मेटल के डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा रिपल्सन करता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का डेल्टा नॉट ज्यादा होता है, वीक लिगेंड का कम होता है। ये आपकी स्प्लिटिंग हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको स्प्लिटिंग पे के आधार पर ही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये वाली बनाई गई है, यानी I माइनस का डेल्टा नॉट सबसे कम होगा, लेकिन आप अब CO का बात करेंगे तो डेल्टा नॉट सबसे ज्यादा होगा। इनफैक्ट अगर आपका सेंट्रल मेटल पे चार्ज ज्यादा है तब भी आपका डेल्टा नॉट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि आपका चार्ज ज्यादा होने की वजह से जो लिगेंड आ रहा है उसके साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लिगेंड जोर से आएगा तो जो मेटल का डी इलेक्ट्रॉन है उसके साथ रिपल्सन भी ज्यादा होगा, डेल्टा नॉट बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है। ऑक्टाहेड्रल का हमेशा ज्यादा होता है टेट्राहेड्रल से। तो फॉर्मूला एक होता है डेल्टा T बराबर 4/9 डेल्टा नॉट, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्या दिखाया हुआ है, हाँ ये इलेक्ट्रॉन की फीलिंग दिखाई हुई है। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग को समझिए। इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास एक इधर में हम लोग वीक का ले रहे हैं कि इधर में स्ट्रॉन्ग का ले रहे हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए कि वीक लिगेंड का जो डेल्टा नॉट होता है स्प्लिटिंग कम होता है, स्ट्रॉन्ग का ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस लेवल पे जाएगा तो T2G1 बनेगा, इधर भी इस लेवल पे जाएगा यहां जाएगा तो T2G1, दोनों जगह सेम। 2 आएगा तो आपका देखिए मैं रेड कलर से भर देता हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन तो दोनों में T2G2 होगा। 3 आएगा कोई दिक्कत नहीं, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। जब चौथा आएगा तो दिक्कत होगा। चौथे के पास 2 ऑप्शन होगा, या तो यहां रह जाए या ऊपर चला जाए। ऊपर जाने में डेल्टा नॉट एनर्जी लगेगी, यहां आने में पेयरिंग होगा तो पेयरिंग करने में एनर्जी देनी पड़ेगी। पेयरिंग करने में क्यों एनर्जी देनी पड़ेगी, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दोनों में रिपल्सन होगा तो ये प्रोसेस जबरदस्ती होगा। कोई भी प्रोसेस जबरदस्ती होता है वहां एनर्जी देना पड़ता है, तो यहां पर एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, वो एनर्जी बराबर होगी पेयरिंग एनर्जी की। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में डेल्टा नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी कम होता है, इसलिए पेयरिंग हो जाएगा। इसलिए आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस में पेयरिंग हो जाती है। तो पेयरिंग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा T2G4 EG0। बट यहां पर क्या होगा, अच्छा सॉरी ये तो नहीं है, ये नहीं है, हमें यहां दिखाना है। देखिए ये आपका है तो 4 लिगेंड है तो 1 2 3 और चौथा आपका ऊपर चला जाएगा। यहां पर पेयरिंग नहीं होगा, वीक में पेयरिंग नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग होगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा नॉट का में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग करने में ज्यादा एनर्जी लग रहा है तो ऊपर चला जाएगा। तो इसका D4 देखिएगा तो T2G3 EG1 होगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, यहां पर तो पेयरिंग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग वाले में पेयरिंग हो जाएगा, लेकिन इधर वाले में ऊपर चला जाएगा तो इधर D5 क्या हो जाएगा T2G3 EG2। बट यहां पर D5 क्या होगा T2G5। 6 आएगा तो क्या होगा T2G6, पेयरिंग हो जाएगा। अब 7 आएगा तो ऊपर जाना पड़ेगा, 8 आएगा तब भी ऊपर जाना पड़ेगा। बट इधर क्या होगा, इधर में आप 6 की बात करिएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए पेयरिंग तो इधर होता नहीं है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा, ये 5वां। अब छठा को पेयरिंग तो करवाना ही पड़ेगा ना, ऊपर में एक एक डाल दिया तो पेयरिंग तो नीचे से ही होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका 6 की बात करिएगा T2G में 4 आ जाएगा EG2। 7 में फिर आपका एक यहां पे आएगा तो T2G5 EG2, ठीक है। 8 में क्या होगा, यहां पर एक और आ जाएगा तो T2G6 EG2। इस तरह से करके आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो चीज आपको यहां पर दिया भी गया है कि अगर D1 D2 D3 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक हो, दोनों में सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा। लेकिन D4 में आपका वीक वाले में ऊपर जाएगा, स्ट्रॉन्ग वाले में नीचे ही रह जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। D5 में भी क्या होगा, पेयरिंग होगा नीचे स्ट्रॉन्ग वाले में और वीक वाले में ऊपर जाएगा। इस तरह से करके पूरा हो गया। और D8 9 में भी आपका पूरा सेम रहेगा। चलिए अब ये देखते हैं क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का जस्ट उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। आप इस चीज को देख सकते हैं कि जिस तरह से आपने देखा था यहां पर, उसमें क्या था, T2G नीचे आ रहा था, EG ऊपर जा रहा था। यहां पे T2 ऊपर जाएगा, G नहीं लगाएंगे, और EG नीचे आएगा तो ये 2 आपके जो एक्सिस वाले हैं नीचे आ जाएंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल में लिगेंड बिटवीन द एक्सिस से आता है, तो बिटवीन द एक्सिस वाले की एनर्जी बढ़ जाएगी, इन तीनों की एनर्जी बढ़ जाएगी, इन दोनों की घट जाएगी, और बिल्कुल सब पलट जा रहा है। देखिए ये 2/5 का मतलब क्या होता है, 2/5 का मतलब होता है प्लस 0.4 डेल्टा T, तो 4 तिहाई 12 ऐसे सोचना है, और -0.6 डेल्टा T,
ठीक है, इन दोनों के बीच के स्प्लिटिंग के डिफरेंस को डेल्टा टी कहते हैं। ये आपसे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है, बोर्ड लेवल पे डायग्राम बनाने को आएगा, जस्ट उल्टा डायग्राम है, याद कर लीजिएगा। इसमें डेल्टा टी की वैल्यू इतनी कम होती है कि टेट्राहेड्रल में पेयरिंग नहीं होती है, पेयरिंग तो स्क्वायर प्लेनर में होती है, स्क्वायर प्लेनर आपको पढ़ना नहीं है, तो यहाँ पर आपका ये पार्ट खत्म। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखते हैं। देखिए जो कलर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो होता है, किस वजह से होता है बताते हैं। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है T2G और Eg की वजह से। ये जो T2G का इलेक्ट्रॉन है, इधर से व्हाइट लाइट देते हैं, व्हाइट लाइट में विब्जियर होता है, क्या करता है कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके T2G का इलेक्ट्रॉन Eg में चला जाता है। तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, दोनों के बीच में जितना एनर्जी का डिफरेंस होता है उतना ही तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। दोनों के बीच में डेल्टा नॉट का डिफरेंस होता है, तो इलेक्ट्रॉन चला जाता है T2G से Eg में। ठीक है, तो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। विब्जियर में से मान लो B को एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या बच गया, विब, B खत्म हो गया, ये बच गया। तो इधर से आपने व्हाइट लाइट दिया, कुछ एनर्जी को रख लिया, बाकी को छोड़ दिया, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो कलर बनेगा वो कलर आपको दिखेगा, उसी कलर का कंपाउंड आपको दिखेगा। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकाले का कलर व्हील होता है। आप विब्जियोर लिखिए, भी और आई को साथ रखिए, बाकी विब्जियोर चला दीजिए, विब्जियोर। और इसके अगर किसी ने ग्रीन अब्जॉर्ब किया तो रेड कलर का दिखेगा, अपोजिट में कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। एक एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है E बराबर SC बाय लेमडा। ये डायग्राम में जरूर समझाता हूं, मेरा फेवरेट है ये टेबल, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ये वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जॉर्ब 535 है, तो यहाँ पे 500 है। डिफरेंस क्यों आ रहा है, यहाँ पर लिगेंड 5 अमोनिया है, एक Cl, यहाँ पे एक वाटर है। Cl और वाटर में कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cl और वाटर। एक बार सानिया कॉलेज से फरार, Cl पहले आता है, हाइड्रोजन डोनर है यानी कि ज्यादा वीक है, वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वाटर वाले केस में डेल्टा नॉट ज्यादा होगा। डेल्टा नॉट ज्यादा होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होगा तो इस फॉर्मूला से लेमडा क्या होगा, कम होगा, तो लेमडा कम होगा। यहाँ देखिए आपने वाटर को हटा के एक और अमोनिया लगा दिया, आपने और स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा, डेल्टा नॉट और बढ़ गया तो लेमडा और घट गया। इस तरह से ये डायग्राम, ये टेबल हम लोग डिफाइन करते हैं। ये जो कलर होता है, कलर का मेन रीजन लिगेंड है। अगर लिगेंड ही नहीं रहेगा तो स्प्लिटिंग ही नहीं होगा, स्प्लिटिंग ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जाएगा ही नहीं, लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो कलर ही नहीं दिखेगा। तो अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, आपने हीट करके वाटर को हटा दिया तो ये कलरलेस बन जाता है। उसी तरह से एनहाइड्रस यानी बिना पानी वाला CuSO4 व्हाइट होता है, लेकिन ये आपका ब्लू विट्रियोल है, ये ब्लू कलर का होता है क्योंकि इसमें वाटर आ गया, 4 लिगेंड आ गया, तो स्प्लिटिंग हो गई है T2G Eg में, कलर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिख रहा है। ये आपके कार्बोनिल्स कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम लोग देखते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है कि इसमें बैक बॉन्डिंग देखने को मिलता है कि एक बार क्या होगा कि ये लिगेंड है तो लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखिए लिगेंड इलेक्ट्रॉन दिया, सिग्मा बॉन्ड बना, ये वापस से अपना इलेक्ट्रॉन इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में देता है, तो सिग्मा और पाई दोनों एक साथ बनता है, तो सिग्मा और पाई दोनों एक साथ बनता है तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। कोई भी काम जब एक साथ होता है तो उसको कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, तो इसको कहते हैं हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग। आप यहां से भी देख सकते हैं, पहले ये लोन पेयर दिया कार्बन इस मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में और मेटल ने वापस से इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ऐसे वाला बॉन्डिंग हुआ तो पाई बॉन्ड बन गया। अब ये स्ट्रक्चर्स बहुत इजी है, ये आपका ध्यान दीजिएगा। NiCO4 का टेट्राहेड्रल आता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। Ni यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में 4s2 3d8 है, तो 4s के इलेक्ट्रॉन को आपको 3d में ट्रांसफर करना होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और मैं कहता हूं बिना फीमेल के बच्चा पैदा नहीं होता है, तो बिना s के हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। s का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तभी तो s खाली होगा और ये 3d10 पूरी तरह से भर हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो टेट्राहेड्रल होगा। ये 5 रहेगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और 6 रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल। और अगर आपके पास 2 आ जाए, देखिए Mn2CO10 तो बंटवारा कर दीजिए, 5 इसको आपस में जोड़ दीजिए, यहाँ 8 है तो 3-3 बांट दीजिए, दोनों को ब्रिज में रख दीजिए, काम आपका हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आइसोमरिज्म की, जो बहुत ही इजी है। आइसोमरिज्म 2 टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। तो पहले स्ट्रक्चरल की बात करते हैं। आइसोमरिज्म एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो नाम होता है वही डिफरेंट होता है, तो नाम है स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चरल, तो क्या डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। आयोनाइजेशन आइसोमर, नाम क्या है आयोनाइजेशन आइसोमर, तो क्या डिफरेंट होगा, आयन डिफरेंट होगा। जैसे ये यहाँ पर क्या बाहर है, Br बाहर है, तो ये आपको क्या देगा, Br माइनस, SO4 बाहर है तो SO4 माइनस देगा। तो यहाँ पर आयन डिफरेंट है अंदर बाहर में, तो इसको आयोनाइजेशन आइसोमर कहते हैं। देखिए Br माइनस अंदर गया, SO4 बाहर आ गया, तो जहाँ पे अंदर बाहर का कॉन्सेप्ट होता है, अंदर बाहर में आयन डिफरेंट है, उसको आयोनाइजेशन आइसोमर कहा जाता है। हाइड्रेट और सल्फेट आइसोमर, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, तो जहां पे अंदर बाहर में वाटर डिफरेंट हो उसे आप हाइड्रेट आइसोमर कहते हैं। जैसे देखिए 6 वाटर अंदर, एक भी वाटर बाहर नहीं, 5 वाटर अंदर, 1 वाटर बाहर, तो वाटर अंदर बाहर कर रहा है, तो इसको आप कहते हैं हाइड्रेट या सल्फेट आइसोमर। लिंकेज आइसोमर, नाम क्या है, लिंकेज, तो क्या डिफरेंट होगा, लिंकेज डिफरेंट होगा। तो देखिएगा यहां पर ये नाइट्रोजन से दे रहा है NO2, यहां पर ऑक्सीजन से दे रहा है, मतलब ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो लिंकेज आइसोमर वही देखने को मिलता है जहां पर एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। लिंकेज आइसोमर आपका हो चुका है। आगे देखिएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर की बात करते हैं, जहां पे कोऑर्डिनेशन ही चेंज हो जाए। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट बना हुआ है कोबाल्ट अमोनिया के बीच और यहाँ पे बना है Cr और Cn के बीच, बट यहाँ पर चेंज हो गया, हमने इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो यहाँ कोबाल्ट अमोनिया था, यहाँ कोबाल्ट साइनाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए Cr Cn था, यहाँ Cr अमोनिया। जब भी ऐसा केस आ जाए तो उसको कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहते हैं। अब स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर 2 टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में क्या देखना है, जब 2 एटम
एकदम अपोजिट में रहे तो ट्रांस, और अगल बगल में रहे तो सिस, 90 डिग्री पे रहे तो सिस, और 180 पे रहे तो ट्रांस। ऐसे आपको ध्यान देना है, तो ध्यान दीजिएगा। और ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर ऐसा आइसोमर होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है राइट में और लेफ्ट में, तो डी फॉर्म और एल फॉर्म बनता है। और इसका कंडीशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो आपका कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जो कंपाउंड को दो बराबर भागों में बांट दे। जैसे आपको बीच से काट दिया जाए तो दो बराबर भागों में बट जाएंगे, पेट से काटा जाएगा यहां से तो आप दो बराबर भागों में नहीं बटेंगे, सर ऊपर पैर नीचे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक और चीज है कि अगर सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है, ए का मिरर इमेज है, इसको उठा के इस पे रखिएगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, ढक देगा, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज रहेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। और ऐसे पी का इमेज क्यों बनता है? पी का इमेज क्यों बनता है? तो पी को उठा के इस पे रखिएगा तो लॉलीपॉप बन जाएगा, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सुपर इंपोजिबल तो इनएक्टिव, नॉन सुपर इंपोजिबल तो एक्टिव। और इनको क्या कहते हैं? एनेंसियोमर कहते हैं, एनेंसियोमेरिक पेयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो केस बनता है, एक आपका टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर। एक और अगर टेट्राहेड्रल होगा तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, ऑप्टिकल होगा। स्क्वायर प्लेनर होगा ज्योमेट्रिकल होगा, ऑप्टिकल नहीं होगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल भी होगा, ऑप्टिकल भी होगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है क्योंकि इसमें सारे एंगल बिल्कुल सेम होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट वाले। तो आप कुछ भी चेंज कर दीजिए, दो एटम के बीच में एंगल नहीं बदलेगा, सिस्टेंस नहीं बनेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है। ऑप्टिकल होता है, उसका भी कंडीशन है कि सारे लिगेंड डिफरेंट होना चाहिए, जस्ट लाइक कार्बन काइरल कार्बन, तभी ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर का। तो स्क्वायर प्लेनर नाम से ही पता है कि एक प्लेन है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, इसलिए स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्रिकल के लिए आप ये टेबल याद कर लीजिए, MA4 सब सेम रहेगा तो 0, MA3 भी, मैं ऐसे बोलता हूं 4 लड़के 0, 3 लड़का 1 लड़की 0, कम से कम 2 लड़की चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए। 2 लड़का 2 लड़की तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये 2 लड़का लड़की उसकी फ्रेंड तब भी 2 ही रहेगा, और MABCD हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे ही बताता हूं कि 4 लड़के हैं, 2 का पेयर बनाना है, तो पहले डब्बा में 2 लड़का, अगले डब्बा में 2 लड़का, कोई GI नहीं, कोई डिफरेंट नहीं बन पाया। एक लड़की है तो एक तरीका है कि एक डब्बे में एक लड़का लड़की, अगले डब्बा में दोनों लड़का, कोई GI नहीं। लेकिन 2 है तो एक बार दोनों लड़कियों को एक साथ, अगली बार में एक डब्बे में लड़का लड़की तो 2 GI हो जाएगा। ये लड़की और उसकी फ्रेंड आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की और उसकी फ्रेंड को एक साथ रख दीजिए, और अगली बार में क्या करिएगा कि एक लड़के को लड़की के साथ, लड़के को लड़की के साथ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार आप A को B के साथ रखिए, C और D अपने साथ चला गया, A को C के साथ रखिए, BD अपने साथ चला गया, और A को D के साथ रखिए तो BC अपने साथ चला गया। तो टोटल 3 GI आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड है। अगर MA होल ट्वाइस है, A का मतलब बाइडेंटेड लिगेंड, तो इसको आप ऐसे एज्यूम करिए, A को MA4 लिख सकते हैं, और MA4 में क्या होता है? 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो इसमें 0 होगा। और MAB होल ट्वाइस है तो आप इसको MA2B2 लिख सकते हैं, और MA2B2 में क्या होता है? 2 होता है। ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। ये आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। जैसे यहां पर देखिएगा, ये क्या है? दोनों Cl पास में तो सिस, और Cl अपोजिट में तो ट्रांस। तो इसको ऐसे सोचना है कि ये क्या है? M है और A2B2, MA2B2 में टेबल के हिसाब से कितना होता है? 2 होता है। ये आपका ग्लाइसिनेटो लिगेंड है, ये आपको बता चुके हैं, इसको आप AB लिख सकते हैं, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। ये दोनों आपके सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ये दोनों नाइट्रोजन से दे रहे हैं, और यहाँ पे ऑक्सलेट है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव, ये आपके सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैं बोलूंगा, डायरेक्ट टेबल याद कर लीजिए कि अगर MA6 रहे तो 0, सब सेम तो 0, एक लड़की आई तो 0, कम से कम 2 लड़की चाहिए तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। A4B2 आया तभी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 होगा। उसकी फ्रेंड आ जाए, B की फ्रेंड C, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, MA3B3 में भी 2 ही रहेगा, और MA3B2C में 3 रहेगा। इसके नीचे ज्यादा पूछता नहीं है, यहां तक ही आपके बोर्ड में जनरली आता है। ठीक है, अब ध्यान दे दी, दोनों Cl बगल बगल में है तो सिस, Cl अपोजिट में है तो ट्रांस। ठीक है, यहां पर भी वो चीज आप कर सकते हैं कि 6 लड़के हैं तो 2 लड़के एक डब्बे में आएंगे, नो GI। एक लड़की आई तो एक लड़का लड़की एक साथ, बाकी में लड़के, और 2 लड़की है तो एक तरीका दोनों लड़कियों को एक साथ, और दूसरे तरीके में लड़का लड़की दोनों लड़के एक साथ। तो ये आपका इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आगे देखिएगा, MA3B3 में भी हमारे पास 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, लेकिन इसमें हम लोग कहते हैं फेसियल और मेरीडोनल। तो इसमें क्या करना होता है, आपको ये चीज समझना होता है कि एक ऑक्टाहेड्रल में एक आपका स्क्वायर होता है, और स्क्वायर के हर कॉर्नर पे 4 लिगेंड होते हैं, तो ये एक प्लेन है, और एक लिगेंड ऊपर एक लिगेंड नीचे होता है। तो अगर ये MA3B3 में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक प्लेन है, तो कोई भी सेम लिगेंड जैसे NO2 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 एक प्लेन में रहे तो उसको आप मेरीडोनल कहेंगे। और अपोजिट प्लेन में चला, जैसे कि NO2 एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों अपोजिट प्लेन में है, तो आपका फेसियल। ऐसे भी समझेंगे, NH3 के NH3 में अपोजिट में NH3, मतलब ये क्या है? जस्ट लाइक ट्रांस होगा तो मेरीडोनल, और ऐसे सिस जैसा आएगा तो फेसियल। चलिए, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो चीज क्या है? ये वाला केस खूब पूछा जाता है। M ये क्या है? ध्यान दीजिएगा, अलार्म का है बज रहा है भाई, डिस्टर्ब मत कर, एकदम रेलगाड़ी चल रही है। ध्यान दे, यहाँ ध्यान दो, हाँ यहाँ ध्यान दो। MA3B3 है,
तो Ma3B3 को ध्यान दो, Ma3B3 उसके पहले Ma होल थ्राइस, MOA होल थ्राइस को तुम Ma6 लिख सकते हो। अरे ये A 2A है ना, गुने 3 Ma6 लिख सकते हो। तो Ma होल 6 में 0 तो होता है, सब सेम है तो 0। लेकिन अगर ऐसा केस हो तो इसको तुम Ma3B3 लिखते हो और Ma3B3 में 2 ही तो होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके तुम कर सकते हो। अब ये वाला केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमको ऐसा दे, ये EN को बाइडेंटल लिगेंड बोलते हैं, तो A होल ट्वाइस लिखते हैं और B2 लिखते हैं, A होल ट्वाइस और B2, A होल ट्वाइस और B2, समझना ध्यान से, ये B2 है, ये होल थ्राइस है। तो इसमें तुम B और B यानी Cl को पास रखो तो सिस और Cl को अपोजिट रखो तो ट्रांस। तो इस केस में तुम्हें कितना GI देखने को मिलता है? 2। अब ये दो लड़की है, उसके एक फ्रेंड को भी ला दो तो कोई चेंज नहीं होता है। तो इसमें 0, इसमें बाकी में 2। ठीक है, ये बाइडेंटेड वाला हो गया। अब आगे देखो, अब ये कुछ की पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करता है क्योंकि प्लेनर सिमेट्री पाया जाता है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, ये जनरली ऑक्टाहेड्रल में बाइडेंटेड में काफी कॉमन होता है। एक एग्जांपल देखिएगा जो खूब पूछता है, ऑप्टिकल से बच्चे डरते हैं, ऑप्टिकल से मैं बोलता हूं सवाल आएगा तो यही आएगा, और एक और बताऊंगा, ये 2 बताऊंगा वही आएगा, और ऑप्टिकल से आया तो यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर में अगर ऐसा कुछ केस आ जाए, ये क्या है? EN है, मतलब AA होल थ्राइस का केस है, AA होल थ्राइस का केस है बेटा। तो ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा? Ma6। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा Ma6, AA होल थ्राइस। तो A, अरे 2A है ना, 3 से गुना करोगे A6, Ma6 में 0 होता है। सब के सब लड़के हैं, ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। ए कम से कम 2 लड़की चाहिए तभी ज्योमेट्रिकल होगा, तो 0 हो गया। तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं शो करता, लेकिन ऑप्टिकल करता है। यही तो खतरनाक बात है। आप EN के जगह पर OX लगा दो तब भी वही होगा। ये ऑप्टिकल करता है लेकिन ज्योमेट्रिकल नहीं करता। क्यों ऑप्टिकल करता है? ये इसका बनेगा शेप। अब इसका जो मिरर इमेज है ये ऐसा बनेगा भाई, इसका इमेज यहां बनता है, इसका यहां बनता है, दूर का इमेज दूर बनता है। इसको उठा के यहां रखिएगा, इसको उठा के यहां रखिएगा तो ये वाला पार्ट यहां आएगा। सुपर इंपोज नहीं कर रहा, देखिए ना, ये एकदम सेम नहीं है, सुपर इंपोज नहीं कर रहा, नॉन सुपर इंपोजेबल है। तो याद रखिएगा, ये ऑप्टिकल शो करता है लेकिन ज्योमेट्रिकल नहीं करता है। अब उसी तरह से ये वाला केस देखिए, PTCl2 EN होल ट्वाइस, तो इसका सिस ट्रांस दोनों बनता है, लेकिन खास बात क्या है, इसका ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देखिए ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से काट दीजिए, Cl के ऊपर नीचे भाई, Cl एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। या मिरर इमेज भी बनाइएगा तो आपका ये M है, यहाँ Cl, यहाँ Cn, ऐसे En, ठीक है, ऐसे En, तो मिरर इमेज भी आपका क्या बन रहा है? सुपर इंपोजिबल ही तो बन रहा है। तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अब सिस की बात करिएगा तो सिस आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसका ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और सिस क्या होगा? सिस आपका सिस आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, क्योंकि इमेज देखिएगा तो इस Cl का इमेज यहाँ और इस Cl का यहीं पे देखिए नॉन सुपर इंपोजिबल होगा। इसको उठा के रखिएगा तो ये Cl तो यहाँ आएगा ना, तो सुपर इंपोज कहाँ कर रहा है? सुपर इंपोज नहीं कर रहा है। इसलिए याद रखिएगा, ऐसे केस में जहां 2 सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड हो और एक कोई और टाइप का लिगेंड हो, जैसे Cl2 हो, Br2, Y2 हो, En की जगह पे OX भी आ जाए, तो ऐसा जब भी केस आएगा तो इसका सिस ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ट्रांस नहीं करेगा। ये 2 केस सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये ज्योमेट्रिकल नहीं शो करता लेकिन ऑप्टिकल शो करता है। खत्म हुआ। अब ये टेबल आप देख लीजिए, इस टेबल में एनेंशियोमेरिक पेयर बताया गया। यहां से सवाल आने का चांस बहुत कम है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने कहा था कि ज्योमेट्रिकल के लिए 2 लड़की का होना जरूरी है, तो भैया ऑप्टिकल के लिए मिनिमम 4 डिफरेंट टाइप के लिगेंड का होना जरूरी है। देखिए ABCD, A3 BCD 4 डिफरेंट होगा तभी बनेगा। देखिए 1 2 3 3 ही डिफरेंट है, 1 2 नहीं हुआ, 1 2 3 नहीं हुआ, 1 2 नहीं हुआ, 4 डिफरेंट लिगेंड जब आएगा टेबल में, वहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमर की शुरुआत होती है। ये टेबल का कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए। A4 B2 है, B को कम करिएगा BC होगा, A3 B3, अब हमने A को कम किया, अब हमने B को कम किया तो BC आया, B2 हो गया, अब B को कम किया तो BCD होगा। फिर इसी तरह से आगे जाता है। टेबल याद कर लीजिए, यहाँ एनेंशियोमेरिक पेयर दिया हुआ है। पेयर का मतलब है कि वन एनेंशियोमेरिक पेयर का मतलब 2 ऑप्टिकल आइसोमर। बट मैं आपको बताता हूँ, ऑप्टिकल आइसोमर से सवाल आएगा तो यही आएगा, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, ये 2 ही आएगा। चलिए, तो लग रहा है दूसरे क्लास की भी समय हो चुकी है, तो अभी मैं चलता हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, मजा आया होगा। ठीक है, एंजॉय करिए, रिवीजन करिए। ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप विजेता देखिए, उससे डिटेल में जानना है तो माइंड मैप देखिए, उससे भी छोटे में डालना है तो ये देखिए, रिएक्शन देखना है तो रिएक्शन का वीडियो देखिए, बैलेंसिंग देखना है बैलेंसिंग का देखिए, 2 मिनट का वीडियो, सब कुछ आपको दिया हुआ है। अब क्या चाहिए? सब दे दिया गया है, आप पूरी तरह से तैयार है। बार बार रिविजन करिए, PYQ बनाइए आपके एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।